हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं रेस्टफुल एपीआईज के बारे में। तो अभी तक एपीआईज के अंदर हमने पढ़ा है कि हम गेट रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एपीआईज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे एंड इनफैक्ट पैच, डिलीट, इस तरीके की रिक्वेस्ट को भी कैसे हैंडल करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे थ्रू रेस्टफुल एपीआईज। रेस्ट हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर एंड इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपनी एपीआईज को लिखते हैं। अब वैसे तो रेस्ट हो सकता है एज अ बिगिनर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगे, बट इस पूरे चैप्टर में हम रेस्टफुल एपीआईज को ही डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि शुरुआत में हमें काफी ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना मिले कि रेस्टफुल एपीआईज काम कैसे करती हैं या एग्जैक्टली रेस्टफुल या रेस्ट का मतलब क्या होता है, बट चैप्टर के एंड तक हम इतना डिटेल में चीजों को डिस्कस कर लेंगे कि उसका मतलब काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अगर एज अ बिगिनर आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम वो टाइम डेफिनेटली डेडिकेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली बिल्ड क्या कर रहे होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम इस तरीके का एक पेज बिल्ड कर रहे होंगे विच इज लाइक अ कोरा टाइप लेआउट। कोरा अब हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर कोई भी जाकर कुछ भी पोस्ट कर सकता है, लोगों की क्वेरी सॉल्व होती है, या फिर इसको हम ट्विटर जैसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं, थ्रेड्स जैसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं जहां पर काफी सारे लोगों के पोस्ट हैं। अब हम यहां पर इसे फंक्शनैलिटी वाइज देखना है। इस चीज को, इस फंक्शनैलिटी को हम बिल्ड करने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में यूजिंग रेस्टफुल एपीआईज। अब इसमें यूआई का हमने ज्यादा ध्यान नहीं रखा है, तो एक बार ये चीज बिल्ड हो जाती है इस चैप्टर के एंड तक तो आप चाहें तो अपने यूआई को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इन पोस्ट को आप कार्ड्स की शेप दे सकते हैं या इसको और बेटर लुकिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक टाइटल दिया है और ये हमारा एक पेज है जहां पर हमारे पास बहुत सारे पोस्ट हैं। हर पोस्ट के अंदर एक यूजर नेम है हमारे पास, उस पोस्ट का हमारे पास कंटेंट है कि वहां पर लिखा क्या हुआ है, और इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल पोस्ट है विद यूजर नेम एंड कंटेंट, यूजर नेम एंड कंटेंट, एंड इसके साथ साथ हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो हर पोस्ट में हमें मिलेगा वो है टू सी इन डिटेल, यानी अगर हमें किसी भी पोस्ट को डिटेल में देखना है तो इस तरीके से इंडिविजुअल पोस्ट को हम खोल सकते हैं और फिर यहाँ से वापस जा सकते हैं अपने सारे पोस्ट वाले पेज पर। तो हम वापस भी आ गए। हम चाहें तो किसी भी पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इस पोस्ट को अगर हम एडिट करते हैं, कोडिंग मतलब अपना कॉलेज की जगह यहाँ पर डैश अपना कॉलेज लिख लेते हैं, एक स्माइली फेस बना देते हैं एंड नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हैप्पी कोडिंग, इस तरीके से, और इसे कर देते हैं सबमिट किया तो ये हमारा पोस्ट यहाँ पर आकर अपडेट हो गया। तो हमने क्या किया, अपने पोस्ट को अपडेट कर दिया एडिट करके, और हम चाहें तो एक नया पोस्ट भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक नया पोस्ट लिखते हैं कि अपना कॉलेज ने आज कुछ और पोस्ट किया है, लेट्स स्टडी रेस्टफुल एपीआईज, से ऐड कर देते हैं पोस्ट में। तो ये क्या हुआ, हमारा यूजर नेम के साथ हमारा एक नया पोस्ट यहाँ पर ऐड हुआ। पर अगर हमें पता चलता है कि हमें ये पोस्ट अब नहीं चाहिए, हम रेस्टफुल एपीआईज पढ़ चुके हैं, तो हम चाहें तो इस पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही डिलीट पोस्ट करेंगे तो हमारा पोस्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वर्किंग और एक फंक्शनल पेज हम बिल्ड करेंगे जिसके ऊपर हम नए पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, सारे के सारे पोस्ट को हम देख सकते हैं, इंडिविजुअल को भी देख सकते हैं, हम पोस्ट को जाके एडिट कर सकते हैं, उन पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, उन पोस्ट को हम डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम बिल्ड करेंगे यूजिंग डिफरेंट एपीआईज। तो आप चाहें तो एक बार हम रेस्टफुल एपीआईज को कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेंगे तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप अपना खुद का पेज बना सकते हैं। आप ब्लॉग्स का पेज बना सकते हैं इस तरीके की चीज लिखकर। आप चाहें तो आप ट्विटर का रेप्लिका बना सकते हैं जिसमें हम ट्वीट्स इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर कमेंट्स को इस तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज बना सकते हैं जो कुछ इसी तरीके से काम करेगा, बस उसमें आपको एक फोटो का ऑप्शन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे वो प्रैक्टिकल तो होंगे ही, साथ के साथ हमें कई सारी थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ा रहे होंगे जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट जर्नी के अंदर यूज करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने रेस्ट के बारे में। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट की वैसे फुल फॉर्म होती है, ये रेस्ट मतलब आराम वाला रेस्ट नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है डेवलपमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। अब ये बड़ा सा लंबा सा कॉम्प्लेक्स सा नाम क्या है, इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। रेस्ट को जब भी हम इमेजिन करते हैं, रेस्ट को इमेजिन करना है एज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब सर्विसेज। हम क्या कर रहे हैं बैकएंड के अंदर हम एक्सप्रेस को यूज करते हैं, नोड के अंदर एक्सप्रेस आता है, एक्सप्रेस को हम यूज करते हैं और फिर हम अपनी एपीआईज बनाते हैं, और इन्हीं एपीआईज का जो कलेक्शन है उसको हम अपना वेब सर्विस कह रहे हैं, यानी हम अपना बैकएंड का सर्वर जो है उसको चला रहे हैं और उसके ऊपर कई सारी एपीआईज हैं। तो इन एपीआईज को अभी तो हम कुछ भी रैंडमली क्रिएट करते आ रहे हैं, स्लैश करके हम कुछ भी नाम लिख देते हैं अपनी एपीआई का, किसी भी तरीके से अपनी रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर रहे हैं।
बट एक्चुअली रेस्ट क्या है? रेस्ट एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो हमें एपीआईज को, वेब सर्वर्स को क्रिएट करने का एक सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये कुछ कुछ रूल्स है और इन्हीं रूल्स के हिसाब से हमें अपनी एपीआईज को, अपने सर्वर को क्रिएट करना है। उसे हम कहते हैं रेस्ट। और यहीं से ही हमारे पास एक और टर्म आती है रेस्टफुल एपीआईज। रेस्टफुल एपीआईज वो एपीआईज होती हैं जो रेस्ट के कॉन्सेप्ट्स या रेस्ट के रूल्स को अप्लाई करती हैं। तो हम भी इस पूरे सेक्शन में रेस्टफुल एपीआईज को बिल्ड करेंगे, यानी ऐसी एपीआईज जो हमारी नॉर्मल एपीआईज जैसी ही दिखती हैं पर उसके अंदर थोड़े थोड़े हम रेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। अब रेस्ट अलग से कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई पैकेज नहीं है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये बस रूल्स हैं। जैसे हमारे HTML के अंदर रूल्स होते हैं, जैसे हमारे CSS के अंदर रूल्स होते हैं, या जैसे जावास्क्रिप्ट के रूल होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरली जो हमारी क्लास का नाम है, हमने सीखा है ऊप्स के अंदर कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हम कोई स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अगर हम कोई नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं जैसे गेट नेम, तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है? ये कन्वेंशन है, ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट को लिखने का। ऐसा नहीं है कि क्लास का नाम हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया या फंक्शन का नाम हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया तो कोई एरर आ जाएगा। कोई एरर नहीं आएगा, बट फिर भी एक कन्वेंशन होता है, एक तरीका होता है कोड को लिखने का। वैसा ही तरीका एपीआईज को लिखने का हमारे लिए रेस्ट डिफाइन करवाता है। अब जनरली जो हमारी रेस्टफुल एपीआईज होती हैं उनको हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। CRUD हमारी टर्म है जो बेसिकली डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट से आती है। अभी हमने डेटाबेसेस को नहीं पढ़ा है, डेटाबेसेस को हम बाद में जाके डिटेल के अंदर पढ़ रहे होंगे, पर बेसिक डेटाबेसेस के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं। डेटाबेसेस हमारे डेटा पे काम करते हैं। तो CRUD ऑपरेशन के अंदर C का मतलब होता है क्रिएट, यानी हम कुछ नई चीज ऐड कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। R का मतलब होता है रीड, कि हम डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको रीड कर रहे होते हैं। U का मतलब होता है जो भी डेटा है उसे हम अपडेट कर रहे हैं, और D का मतलब होता है जो भी डेटा है उसे हम डिलीट कर रहे हैं। अब जैसे डेटाबेस के ऊपर CRUD ऑपरेशंस होते हैं, इन्हीं ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए हमारी अलग अलग एपीआईज होती हैं। कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नया डेटा ऐड करने के काम आते हैं, कुछ होते हैं जो उस डेटा को व्यू करने के या रीड करने के काम आते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे डेटा को अपडेट करने के काम आते हैं, और कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं जो हमारे डेटा को डिलीट करने के काम आती हैं। और इन सारी एपीआईज को हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो यही CRUD ऑपरेशन, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज को यूज कर रहे होंगे। अब अभी तो ये सारी की सारी टर्म्स थोड़ी सी भारी लग रही होंगी, पर एक बार हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एक बार हम चीजों को बिल्ड कर लेंगे तो फंक्शनली हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली बनाना क्या है। अब सबसे पहले तो हम कुछ रेस्टफुल एपीआईज के एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारी ट्विटर एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है कुछ इस तरीके से, और ये ऑफिशियल ट्विटर की एपीआई है। इसमें आप देखेंगे कि ट्विटर की एपीआईज दिखती कैसी हैं। ये जो सारी की सारी ट्विटर की एपीआईज है, ये रेस्टफुल एपीआईज ही हैं, मतलब ये रेस्ट के रूल्स के हिसाब से बनी हुई है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, लेट्स सपोज यूजर वाली एपीआई का। तो ये जो ट्विटर की यूजर वाली एपीआई है, इसमें हम देखेंगे कि हम गेट रिक्वेस्ट /to/users को भेज रहे हैं। ये जो एपीआई है इसका काम होता है कि हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके अलावा अगर हमें किसी स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इसी एंड पॉइंट को यूज करेंगे, /to/users ही रहेगा, पर जिस स्पेसिफिक यूजर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो उसी एपीआई एंड पॉइंट के साथ में हमने /id लिख दिया। तो इस तरीके से हम सेम चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर अगर हम ट्वीट्स का एग्जाम्पल लें तो सारे ट्वीट्स देखने के लिए हम /2/tweets लिख सकते हैं। अब ये /2 का मतलब है कि हम एपीआई का वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, पर बेसिकली एक कॉमन राउट है, एक कॉमन पाथ है जिसको हम यूज कर रहे हैं। और अगर हमें किसी स्पेसिफिक ट्वीट को देखना है तो उसके लिए यही सेम पाथ यूज करना है, बस उसमें आईडी ऐड कर देनी है ट्वीट। तो यहाँ पर इवन दो हमें ट्वीट्स को लुकअप करना है, पर हमारी एपीआई का नाम /lookup /view /see /select इस तरीके का कुछ नहीं है, उसमें सिंपली ट्वीट्स का ही नाम है। तो जिस चीज को हम क्रिएट करना चाहते हैं, जिस चीज को गेट करना चाहते हैं, जिस चीज को पोस्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसी चीज का नाम हमारी एपीआईज के अंदर लिखा हुआ है। अगर हमें स्पेसेस देखनी है तो हम /spaces लिखेंगे, अगर हमें यूजर्स देखने हैं तो हम /users लिखेंगे। तो इस तरीके से जिस भी चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं हम वही चीज लिख रहे हैं। ये हमारे रेस्ट का ही एक रूल होता है। अब रेस्ट को यूज करने के लिए एक काफी बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है जिसको मैं आपको रेफर करूंगी। ये एक ब्लॉग पोस्ट है
प्रैक्टिसेस फॉर रेस्ट एपीआई डिजाइन, यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रेस्ट को यूज करने की। एंड आई वुड रेकमेंड कि एक बार हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो एक बार प्लीज जाकर इस लिंक पर जाना है हमें और इसको जाके हमें रीड करना है। इसके अंदर कई सारी चीजें हमें मिलेंगी विच आर रिलेटेड टू रेस्ट। इसके अंदर एक हमारा बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि यूज नाउन्स इंस्टेड ऑफ वर्ब्स इन एंड पॉइंट पाथ्स, यानी जो भी रेस्ट को यूज करके हम एपीआई का पाथ लिखते हैं। एपीआई का पाथ क्या होता है हमारे पास, जैसे स्लैश समथिंग अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है, ये हमारे एपीआई का पाथ है। अब हमारे जो भी पाथ्स होते हैं, एंड पॉइंट पाथ्स होते हैं, उनके अंदर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम रेस्ट को यूज करें हम वर्ब्स ना यूज करें। वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ड्स, जैसे स्लैश सी पोस्ट्स, या जब भी हमें ट्वीट्स को देखना है या जब भी हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है तो हम वहां पर ये नहीं लिखेंगे सी यूजर्स, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ स्लैश यूजर्स लिखेंगे। या अगर हमें डिलीट करना है यूजर्स को तो ऐसा नहीं है, हम लिखेंगे स्लैश डिलीट यूजर्स, हम क्या लिखेंगे, स्लैश यूजर्स ही लिखेंगे, पर वहां पर हम डिलीट रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। HTTP रिक्वेस्ट जो जाएगी वो डिलीट के थ्रू जाएगी। तो इसीलिए जो भी हमारे पाथ्स होते हैं उसके अंदर हमें वर्ब्स को नहीं यूज करना, उसके अंदर हमें नाउन्स को यूज करना है, यानी जो हमारे रिसोर्सेज के नाम है जिसके ऊपर भी हम एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, स्लैश आर्टिकल्स या स्लैश आर्टिकल स्लैश ID। इस तरीके से हमें अपने APIs के पाथ को बनाना है। अब वैसे तो इस पेज के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे चैप्टर के अंदर, पर एक बार हम चैप्टर कंप्लीट भी कर लेते हैं तो इट विल बी अ रियली गुड रीडिंग प्रैक्टिस कि हम इसको जाकर एक बार पढ़ लें। अब जब भी हम CRUD ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, CRUD ऑपरेशंस के अंदर हमारी काफी सारी HTTP रिक्वेस्ट आ जाती हैं, HTTP वर्ब्स आ जाते हैं। CRUD के अंदर R का मतलब होता है रीड, तो रीड करने के लिए, रीड करने का मतलब होता है रिट्रीव रिसोर्सेस, यानी जो भी चीज हम पढ़ना चाहते हैं उसे हमें रिट्रीव करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। इसके अलावा पोस्ट रिक्वेस्ट भी हमने पढ़ी हुई है। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम होता है टू सबमिट न्यू डेटा टू द सर्वर, यानी कुछ भी नई चीज अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे, नया डेटा अपने सर्वर को सबमिट करने के लिए। अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग डेटा को कंप्लीटली अपडेट करना है, पूरी तरीके से अपडेट करना है, जो भी डेटा स्टोर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारा डेटा हो सकता है, हमारे पास यूज़र की ID हो सकती है, यूज़र का नेम हो सकता है, यूज़र का हमारे पास ईमेल हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। अगर इस पूरे के पूरे डेटा को, सारी चीज़ों को हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। तो पुट रिक्वेस्ट होती है टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा। फिर हमारे पास एक पैच रिक्वेस्ट भी होती है। पैच का काम होता है टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा पार्शियली। जैसे लेट्स सपोज किसी यूजर के डेटा में उन्होंने ईमेल गलत एंटर कर दिया तो हम ईमेल को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैच रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिलीट रिक्वेस्ट होती है जो किसी भी डेटा को रिमूव करने के काम आती है। तो जो हमारे CRUD ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को हम इन HTTP वर्ब्स की हेल्प से, गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, पर इन बाकी सारी रिक्वेस्ट को भी हम यूज करना सीखेंगे और देखेंगे कि सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटा के ऊपर किस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट काम आती है। तो हम इस चैप्टर में एक्चुअली बिल्ड क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम इस तरीके से एक कोरा पोस्ट नाम का एक पेज बनाएंगे जिसके ऊपर काफी सारे पोस्ट हैं। अब शुरुआत में जो हमारी पोस्ट हैं उनके अंदर हम शुरुआत में 2 डिटेल्स रखेंगे। सबसे पहली डिटेल होगी कि हर पोस्ट के लिए उसका यूजर नेम आ जाए, एंड सेकेंड डिटेल होगी कि हर पोस्ट के लिए उसका कॉन्टेंट आ जाए, कि किस व्यक्ति ने पोस्ट किया है और क्या पोस्ट किया है। उसके बाद हम इन पोस्ट के ऊपर अलग अलग फंक्शनैलिटीज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहली फंक्शनैलिटी होगी कि सारे के सारे पोस्ट को हम व्यू कर पाएं, हमें देखना है सारे के सारे पोस्ट के अंदर क्या कंटेंट है, पूरा का पूरा पेज हमारे पास आ जाए। दूसरी फंक्शनैलिटी होगी कि हम इंडिविजुअल पोस्ट को व्यू कर पाएं, कि इंडिविजुअली अगर हमें एक ही पोस्ट का पूरा डेटा देखना है। तीसरी फंक्शनैलिटी हो सकता है हम क्रिएट करेंगे, हम अपने पोस्ट को एडिट करना चाहते हैं। चौथी हो सकता है, एडिट का मतलब अपडेट ही होता है, चौथी हो सकता है कि हम अपने पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पोस्ट को। तो इन सारी फंक्शनैलिटीज को बिल्ड करने के लिए हम अपनी रेस्टफुल APIs को लिखने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक और टर्म है जिसका हमें पता होना चाहिए, वो टर्म है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है वो चीज जिसके ऊपर हम एक्चुअली अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। यानी डेटा के ऊपर तो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डेटा को डिलीट कर रहे हैं, नया डेटा क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को एडिट कर रहे हैं, पर वो डेटा का नाम क्या है। जैसे ट्विटर अगर ट्वीट्स के लिए API लिख रहा है तो वहां पर ट्वीट्स क्या है, ट्वीट्स हमारे रिसोर्स हैं। ऐसे ही अगर यूजर्स के लिए हैं API तो यूजर्स हमारे रिसोर्स हैं। हमारे लिए रिसोर्स क्या होगा, हमारे लिए रिसोर्स हमारे पोस्ट्स होंगे, क्योंकि हम पोस्ट के डेटा को मैनिपुलेट करने वाले हैं, नए पोस्ट ऐड करेंगे, पोस्ट डिलीट करेंगे, पोस्ट अपडेट करेंगे। तो पोस्ट को डेवलपमेंट की भाषा में या रेस्ट की भाषा में हम रिसोर्सेज कहते हैं, कि हम इन रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे होंगे, इन रिसोर्सेज के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। अब सबसे पहले एक बेसिक लेआउट ले लेते हैं कि हमें कौन कौन सी APIs क्रिएट करनी है।
हमारे बैकएंड के पास अपनी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ताकि वो अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। तो उसके लिए सबसे पहली एपीआई हमें गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए /post क्रिएट करेंगे, जिसका काम होगा कि ये गेट करता है सारा का सारा डेटा फॉर ऑल पोस्ट। यानी अगर हमें सारा का सारा डेटा देखना है तो उसके लिए हम इस गेट रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। अब ये जो राउट है, यानी ये जो एपीआई का राउट है, इसको हम कह देंगे कि ये हमारा व्यू राउट है। व्यू राउट कहने का मतलब है कि बेसिकली इस एपीआई को गेट रिक्वेस्ट अगर इस एपीआई इस पाथ पे आ रही है तो हम इसको व्यू पाथ कह देंगे कि ये हमें डेटा को व्यू करने के काम आ रहा है। दूसरी जो हम एपीआई क्रिएट करेंगे वो /post पाथ पर ही जाएगी, पर वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और इसका काम होगा टू ऐड अ न्यू पोस्ट। तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक क्रिएट राउट है जो एक नया पोस्ट क्रिएट करता है। उसके अलावा हम चाहें तो इंडिविजुअल पोस्ट को देख सकते हैं। इंडिविजुअल पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनके अंदर एक और एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करेंगे आईडी नाम से। अब अभी तो हम आईडी स्ट्रिंग की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में बना सकते हैं, पर जनरली जब हम डेटाबेस की बात करेंगे, जब हम बाद में डेटाबेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर डेटाबेस हमारे लिए ऑटोमेटिकली हर एक डेटा के लिए आईडी क्रिएट कर सकता है। तो डेटाबेसेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी होती है। अभी तो हम सर्वर पर वो फंक्शनैलिटी रेप्लिकेट करेंगे। तो आईडी की फॉर्म में हम किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट का, एक पोस्ट का डेटा लेकर आ सकते हैं डिटेल में यूजिंग द आईडी। तो एक्चुअली इसको हम अपना व्यू राउट कह लेते हैं और ये जो व्यू राउट था इसको हम कहेंगे अपना इंडेक्स राउट। इंडेक्स कहने का मतलब होता है मतलब मेन चीज़, कि सारे के सारे पोस्ट अगर हमें दिखा रहा है तो ये सबसे मेन चीज़ है हमारी वेबसाइट की। अगर ट्विटर के ऊपर सारे के सारे ट्वीट्स हमें अगर एक पेज के ऊपर दिख रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं इंडेक्स, यानी सबसे मेन चीज़ है ये। क्योंकि हम अपने जैसे वेब सर्वर के ऊपर अपनी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल को index.js लिखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये भी हमारी मेन चीज़ होने वाली है। इसके अलावा हम एक पैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम एक पाथ बनाएंगे पोस्ट आईडी, जो किसी भी पोस्ट जिसकी आईडी ये है उस पोस्ट को अपडेट करने के काम आएगा। अब क्योंकि हमें किसी भी पोस्ट को कंप्लीटली अपडेट नहीं करना, जैसे यूजर नेम हो गया, जैसे कुछ और हो गया, वो सारी चीज़ें अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंटेंट अपडेट करना है, तो इसीलिए हम पैच यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो हम चाहें तो यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीका होगा चीज़ें लिखने का, बस .put वहाँ पर हमें करना होगा, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुट रिक्वेस्ट भी वैसे ही लिखी जाती है। इसको हम अपना अपडेट राउट कह सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक डिलीट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का पाथ होगा /post/id, जो इस आईडी के पोस्ट को डिलीट करने का काम करेगा टू डिलीट स्पेसिफिक पोस्ट। इसको हम अपना डिस्ट्रॉय राउट कह देंगे। डिस्ट्रॉय एक्चुअली मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रॉय हमारे कन्वेंशन होता है कि जैसे जो भी पाथ होते हैं जिनका काम होता है किसी भी रिसोर्स को डिलीट करना, उनको जनरली रेस्ट की भाषा में हम डिस्ट्रॉय पाथ कह देते हैं। तो इन सारी की सारी रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट करके हम अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले अपना कुछ बेसिक लेआउट सेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया है रेस्ट क्लास के नाम से, और ये अभी खाली है। इसी फोल्डर को VS कोड के अंदर हम खोल लेंगे और नीचे से इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना टर्मिनल खोल लेंगे। यहाँ से हमारा टर्मिनल खुलता है VS कोड के अंदर। अब ये टर्मिनल कहाँ पर खुला है, ये टर्मिनल रेस्ट क्लास यानी इसी फोल्डर के अंदर खुला है। मतलब यहाँ पर हम चाहें तो नोड को चेक कर सकते हैं। नोड हमें इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिलेगा, तो नोड का वर्जन हमारे पास आ गया, तो सारी जो कमांड्स है हम यहीं पर रन कर सकते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, रेस्ट क्लास के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें बिल्ड करेंगे। अब सबसे पहले रेस्ट क्लास के अंदर हम npm init कर लेते हैं ताकि हमारे पास अपनी package.json फाइल आ जाए। ये हमने अपनी package.json को क्रिएट कर लिया। यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं एज ऑथर। ओके, ऑथर की जगह अपना नाम लिख लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेव। इसके साथ साथ ये क्लियर कर लेते हैं और यहाँ हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एक्सप्रेस को। तो सबसे पहले तो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ साथ हम EJS को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और अब हम एक नई फाइल बनाएंगे touch index.js। इस index.js के अंदर अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं। तो const express इज इक्वल टू require express, const app इज इक्वल टू express को हम एग्जीक्यूट कर देंगे app.listen। हमारा एक पोर्ट हम डिफाइन कर लेते हैं 8080 पोर्ट, एंड यहाँ console.log कर लेते हैं listening to port 8080। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हमारे लिए हम अपने सर्वर को कर सकते हैं स्टार्ट। तो nodemon index.js, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। हम चाहें तो अभी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पर अभी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स एज सच आएगा नहीं। अब कुछ बेसिक फोल्डर्स हम क्रिएट करने वाले हैं जिनको ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे हमारा पब्लिक फोल्डर या जैसे हमारा व्यूज फोल्डर। तो इन फोल्डर्स को बनाने के लिए यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। एक हमारा व्यूज फोल्डर हो जाएगा एंड
इनफैक्ट अभी सर्वर को क्लियर करते हैं एंड हम एक और नया फोल्डर बनाएंगे पब्लिक नाम से। तो एक और फोल्डर हमारे पास आ जाएगा पब्लिक। इस व्यूज़ वाले फोल्डर में हम सारे अपनी EJS वाली फाइल स्टोर करेंगे, अपनी टेम्पलेट्स वाली फाइल। और पब्लिक के अंदर हम चाहें तो एक CSS नाम का फोल्डर और बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी CSS फाइल्स डालेंगे, या इसके अंदर डायरेक्टली भी हम अपनी CSS फाइल्स डाल सकते हैं। इन फोल्डर्स को index.js के अंदर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें पाथ को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिक्वायर कर लेते हैं पाथ को, एंड फिर हमें अपना व्यू इंजन सेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो व्यू इंजन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी EJS। साथ के साथ हम अपना पाथ सेट कर लेते हैं अपने व्यूज़ के लिए। दिस इज गोइंग टू बी path.join _ डायरेक्टरी नेम एंड उसके बाद हमारा व्यूज़ फोल्डर। इसको कर लिया सेव। अब पब्लिक फोल्डर को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं यहाँ पर app.set express.static path.join डायरेक्टरी नेम हमारा पब्लिक। इसके अलावा हमें पता है कि जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट से हम अपने फॉर्म से कोई डेटा भेजते हैं या कोई नया डेटा आएगा सर्वर के पास, तो उसे पार्स नहीं कर पाएगा। तो पार्स करने के लिए हमें दोबारा से मिडलवेयर्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिनके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुराने वाले चैप्टर में, कि जब भी फ्रंट एंड से या जब भी क्लाइंट साइड से हमारा फॉर्म सबमिट होता है तो उस डेटा को एक्सप्रेस समझ पाए, उसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम लिखते हैं app.use, ताकि सारी की सारी जो API रिक्वेस्ट हैं वो सारे के सारे डेटा को समझ पाए। express.url encoded, और यहाँ हम लिख देंगे एक्सटेंडेड को सेट कर देंगे टू ट्रू। तो जो हमारा अब URL encoded डेटा होगा उसको भी हमारा एक्सप्रेस पार्स कर पाएगा, समझ पाएगा API रिक्वेस्ट के अंदर। तो अभी के लिए एक बहुत बेसिक पाथ क्रिएट करते हैं API.get, और इसको हम कर देते हैं स्लैश। तो स्लैश पर जब भी आएगा हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी, उसका हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो उस केस में यहाँ से हम रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे सर्वर वर्किंग वेल, ताकि हमें पता चल जाए सारी चीज़ें जो हमने बेसिक सेटअप किया है वो ठीक से काम कर रहा है। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, जिनको हम ऑलरेडी EJS वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं टेम्पलेटिंग के साथ। ये बस हमने सर्वर को स्टार्ट किया और ये एक बेसिक सा हमने राउट बनाया। इसको क्लियर कर लेते हैं और अपने सर्वर को हम करते हैं स्टार्ट। सर्वर को स्टार्ट किया, अब बेसिक रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं टू लोकल होस्ट 8080/एंटर। तो सर्वर इज वर्किंग वेल। तो हमारा सर्वर अभी सही से काम कर रहा है। और अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट API को। अब सबसे पहले API जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ये एक्सेप्ट करेगी गेट रिक्वेस्ट को। इस पाथ के ऊपर एंड पॉइंट पाथ इज गोइंग टू बी /post, एंड इसका काम होगा टू गेट डेटा फॉर ऑल द पोस्ट। तो इसे हम एक इंडेक्स राउट कहेंगे। अब क्योंकि हमारे पास कोई भी पोस्ट का डेटा नहीं है, मतलब हमारे पास डेटा बेसिस नहीं है जिसके अंदर हम सारे के सारे पोस्ट की यूजर नेम, कंटेंट, सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करा सकें, तो उसे रेप्लिकेट करने के लिए सर्वर साइड पर हम क्या करेंगे, हम एक एरे क्रिएट कर लेंगे जो हमारे पोस्ट के सारे डेटा को स्टोर कराता है। तो हम एक कॉन्स्टेंट एरे बना सकते हैं, या हम एक अभी के लिए वेरिएबल एरे बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे पोस्ट्स। यहाँ पर अगर हम इसे कांस्टेंट बनाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी बाद में जब हम डेटा डिलीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसको हमने कांस्टेंट बना दिया तो उसके बाद हम पोस्ट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो हम तो चाहते हैं पोस्ट को हम डिलीट भी कर पाए, जैसे डेटाबेस से हम डेटा को डिलीट कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें इसे एक वेरिएबल टाइप का एरे बनाना है, और एरे के अंदर हम अलग अलग पोस्ट का डेटा स्टोर करेंगे। पोस्ट के डेटा में अभी के लिए 2 चीज़ें स्टोर कराएंगे। एक होने वाला है हमारा यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में सबसे पहले हम स्टोर करा लेते हैं अपना कॉलेज, एंड उसके बाद पोस्ट का हर एक पोस्ट के अंदर अपना एक कंटेंट होगा। तो कंटेंट के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं आई लव कोडिंग, इस तरीके से कुछ। एंड इसके अलावा हम एक और नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम यूज़र नेम लिख सकते हैं श्रद्धा खापरा, एंड कुछ भी हम कंटेंट के अंदर लिख सकते हैं हार्डवर्क इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं राहुल कुमार। राहुल कुमार ने पोस्ट किया है कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट इंटर्नशिप, इस तरीके से, और इसे कर लेते हैं सेव। तो ये हमारे सारे के सारे पोस्ट का डेटा हो गया। अब हमें क्रिएट करनी है अपनी API। अब API के लिए हमें इस स्लैश की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ एक /post क्रिएट किया है। अब यहाँ पर /post से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलती है
कि यहाँ पर हमारे रिसोर्स का नाम क्या है, कि कौन से रिसोर्स के साथ हम CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने पोस्ट के साथ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सारे जो हमारे ऑपरेशन है वो पोस्ट के ऊपर काम करेंगे। तो इसीलिए हमने अपनी API को जो नाम दिया है वो /posts दिया है। हमने ये नहीं दिया /view posts या /all posts, इस तरीके का नाम नहीं दिया। हमने एक जनरल फॉर्मूला फॉलो किया है जिसको हमने ट्वीट्स API के अंदर देखा, जिसको हमने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखा। वो है कि जो भी रिसोर्स का नाम है स्लैश करके रिसोर्स का नाम ही लिख दो। तो ये भी रेस्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है। अब रेस्ट को जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये इम्प्लीमेंटेशन एक ही तरीके की हो सकती है। अलग अलग डेवलपर्स रेस्ट को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे वो भी रेस्ट की एक वैलिड इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम भी अच्छी रेस्टफुल APIs को क्रिएट कर रहे हैं, और वो हमें यहीं से दिख रहा है कि पोस्ट क्या है। पोस्ट हमारा इंग्लिश के अंदर नाउन है, वर्ब नहीं है। वर्ब होता तो उसमें व्यू होता या शो होता या सी होता, इस तरीके का कुछ एक्शन वर्ड होता। हमारे पास कोई एक्शन वर्ड नहीं है, हमने सिंपली अपने नाउन का नाम लिख दिया यहाँ पे। तो ये एक रेस्टफुल API है। तो इसे क्रिएट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट के अंदर हम लिख देते हैं /posts, एंड अभी के लिए यहाँ से हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे सर्वर वर्किंग वेल। इसको कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब /posts को एंटर किया तो सर्वर वर्किंग वेल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये सारे के सारे पोस्ट का डेटा हमें भेजना है। तो इस डेटा को भेजने की बजाय हम रेंडर करवा देंगे। तो रेंडर करवाने के लिए व्यूज के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं index.ejs नाम से। तो ये हमारी index.ejs फाइल होगी, क्योंकि हमारा इंडेक्स वाला राउट है तो नेमिंग हम उसी हिसाब से रखेंगे कि जो भी हम टेम्पलेट बना रहे हैं उसको हम इंडेक्स नाम ही दे देंगे, ताकि हमारे लिए ट्रैक करना चीज़ों को ईजी हो। एंड जनरली क्योंकि हमारी सारे के सारे पोस्ट को डिस्प्ले करा रही है, तो ये हमारी मेन टेम्पलेट फाइल है, ये हमारी मेन HTML फाइल बनेगी। इसको हम नाम दे देते हैं ऑल पोस्ट्स। यहाँ हम एक हेडिंग डाल सकते हैं H1, जिसके अंदर हम लिख देंगे कोरा पोस्ट। कोरा पोस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पोस्ट का डेटा आ रहा होगा। अब index.js से हम यहाँ रेंडर करवा देंगे अपनी इस फाइल को, जिस फाइल का नाम है index.ejs। इसको कर लेते हैं सेव। index.ejs के अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, अभी सिर्फ कोरा पोस्ट हमने लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। index.js के अंदर ये हमने राउट क्रिएट किया है जो इस फाइल को रेंडर करा रहा है। दोबारा से अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो इस बार कोरा पोस्ट लिखा हुआ आ गया। अब इस पूरे पेज के ऊपर हमारा पूरा डेटा होना चाहिए। तो डेटा होना चाहिए तो साथ में हम भेज देंगे अपने सारे के सारे पोस्ट को। पोस्ट क्या है हमारे लिए, हमारा एरे है जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। इसी एरे को हम index.ejs के अंदर यूज़ करेंगे। अब अपने एरे को यूज़ करने के लिए हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं पोस्ट ऑफ पोस्ट, यानी जिसके अंदर एक एक करके हम एक इंडिविजुअल पोस्ट के ऊपर जाएंगे और इसके अंदर हम अपने पोस्ट के डेटा को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इन लाइंस को कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, एंड यहाँ पर अपने EJS का टेम्पलेट यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जब भी फॉर लूप हमें लिखना होता है या JS का इफ़ वाला लॉजिक लिखना होता है, तो लूपिंग के लिए हम ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हैं EJS का। हम लिखते हैं लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। तो यही सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इसको कर लिया कॉपी, इसको कर लिया पेस्ट, सेव कर लिया। अब हर एक पोस्ट के लिए हम एक डिव बना लेंगे। हर इंडिविजुअल डिव के अंदर हमारे पूरे के पूरे पोस्ट का डेटा आने वाला है। पोस्ट के डेटा में हम अपनी एक H3 हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम यूज़र नेम लिखेंगे। तो यूज़र नेम को लिखने के लिए हम @ लिख देते हैं और फिर हमें यूज़र नेम को प्रिंट करवाना है। लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे पोस्ट डॉट यूज़र नेम एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। तो ये क्या हो गया, ये हमारा टेम्पलेटिंग का फॉर्मेट हो गया जिसमें वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर हम पोस्ट का यूज़र नेम प्रिंट करवा रहे हैं। ऐसे ही हम चाहें तो यहाँ पर एक H4 क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हम पोस्ट का कंटेंट लिखेंगे। तो पोस्ट का कंटेंट प्रिंट करवाने के लिए हम लिख सकते हैं पोस्ट डॉट कंटेंट। इसको कर लेते हैं सेव। सेव किया। अब यहाँ पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो इस बार पोस्ट का डेटा हमारे पास आ रहा है। ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये उसका कंटेंट हो गया। ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये उसका कंटेंट हो गया। ये दोबारा से हमारा यूज़र नेम हो गया, ये उसका कंटेंट हो गया। अभी तो कंटेंट बहुत कम है पर हम चाहे तो बहुत सारा कंटेंट ऐड कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि हमने सिंपल सा एरे बनाया है। ये @ इसे थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं और ये @ और यूज़र नेम के बीच में हम स्पेस को यहाँ पे हटा देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो इस तरीके से हमारा पोस्ट दिखाई देगा। इसके अंदर हम चाहें तो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हमें अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे style.css नाम से। इस style.css में हम जनरल स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे जो हम किसी भी टेम्पलेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो भी हमारी H1 हेडिंग है उन सारी हेडिंग्स को हम एक मरून कलर देने वाले हैं। हमारा जो ये डिव हो जाएगा, इन डिव को हम चाहें तो क्लासेस दे सकते हैं, कुछ क्लासेस दे सकते हैं हम अपने जनरल पोस्ट को।
तो हर डिव को हम एक क्लास दे देंगे पोस्ट, कि हमारे पूरा पोस्ट है। यूज़र नेम को हम एक क्लास देने वाले हैं यूज़र नेम, ऐसे सिर्फ यूज़र भी कह सकते हैं, यूज़र क्लास। एंड कंटेंट को हम एक क्लास देने वाले हैं कंटेंट। इसको कर लेते हैं सेव। अब जो भी हमारा पोस्ट होगा, सारे पोस्ट को हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे डॉट पोस्ट से। ये लाइट सा कलर हम इसके लिए ऐड करेंगे। एंड इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो सारे के सारे हमारे यूज़र नेम है ये इटैलिक हो जाए, मतलब थोड़े से स्टाइलिंग में चेंज हो जाए। तो हर एक यूज़र के लिए हम फॉन्ट स्टाइल को सेट कर देंगे टू इटैलिक। इसको कर लेते हैं सेव। रिफ्रेश किया, अभी चेंज अप्लाई नहीं हो रहा। चेंज इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि EJS के साथ हमने इसे लिंक नहीं किया। लिंक करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href इज इक्वल टू /style.css। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। एक बार सर्वर को कर लेते हैं स्टॉप एंड रीस्टार्ट। स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही तो index.js के अंदर जाकर यहाँ हमें app.set नहीं, इसको हम करेंगे app.use। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस बार क्या हुआ, हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। एंड इस तरीके से कोरा का हमारा पेज बन गया जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे पोस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। हर पोस्ट के ऊपर उसका यूजर नेम है एंड फिर हमारे पोस्ट का कंटेंट है। तो अभी के लिए हमने फर्स्ट API को कंप्लीट कर लिया है, जो API हमें सारे के सारे पोस्ट का डेटा लाकर दे देती है और उस डेटा को हम व्यू कर सकते हैं यूजिंग दिस पाथ /post। अब आ जाते हैं अपने सेकंड API पर। सेकंड API हमारी एक पोस्ट API है जिसका काम है टू क्रिएट राउट, जिसका काम है टू ऐड अ न्यू पोस्ट। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक नए पोस्ट को ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस पोस्ट रिक्वेस्ट। इसको हम अपना क्रिएट राउट कहेंगे। अब हमें रिक्वेस्ट भेजनी है /post पर। जैसे ही हम /post पर रिक्वेस्ट भेजेंगे ये क्या करेगा, हमारे लिए एक नया पोस्ट ऐड करेगा। अब एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहला राउट होगा जो हमारे फॉर्म को सर्व करेगा। अगर हमें एक नया पोस्ट ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा यूजर है जो उस पोस्ट को पोस्ट करेगा एंड उस पोस्ट का कंटेंट क्या होने वाला है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक फॉर्म की फॉर्म में लेंगे। यानी हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिस फॉर्म का काम होगा कि ये नई इंफॉर्मेशन लेता है हमसे और उस नई इंफॉर्मेशन को बैकएंड पर भेजता है। और जैसे ही ये उस इंफॉर्मेशन को बैकएंड पे भेजेगा उसके बाद हम इस फॉर्म से एक पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और वो पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे लिए उस नए पोस्ट को, न्यू पोस्ट को ऐड कर देगा टू आवर डेटाबेस। तो अभी डेटाबेस नहीं है तो उस नए पोस्ट को हमारे एरे के अंदर ऐड कर देगा। आई होप हमें फ्लो समझ में आया है। हमारे ये 2 स्टेप फ्लो होने वाला है जिसमें हम एक बटन बना लेंगे जिसका काम होगा कि उस बटन को यूज करके हम एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही उस बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले हमारे लिए एक फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म क्या करेगा, यूजर और कंटेंट का डेटा लेगा। हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। जैसे ही हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे हमारे लिए पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी जो नए पोस्ट को ऐड करने का काम करती है। तो सबसे पहले तो हम उस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने /post/new पर। तो एक चीज नोटिस करेंगे कि रेस्ट एपीआई को लिखते टाइम हमारा /post हमेशा कॉमन है। हमें क्योंकि एक नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए एक अलग एपीआई रिक्वेस्ट भेजनी है तो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होगी। गेट रिक्वेस्ट इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगी /post/new और ये क्या करेगा, नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक फॉर्म वापस ला कर देगा। तो इस एपीआई को लिखने के लिए हम index.js के अंदर लिख सकते हैं app.get और पाथ है हमारा /posts/new और यहाँ से एक हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, एक हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा एंड इसका काम है टू रेंडर समथिंग, यानी ये हमारे लिए फॉर्म रेंडर करेगा response.render। और फॉर्म रेंडर करने से पहले हमें फॉर्म को बनाना भी पड़ेगा। तो फॉर्म को हम बनाएंगे अपने व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर हम एक और नया व्यू क्रिएट करेंगे new.ejs करके। new.ejs क्या करेगा, new.ejs हमारा एक नया व्यू होगा जिसका काम है टू ऐड अ न्यू पोस्ट। तो क्रिएट न्यू पोस्ट, हम इसे टाइटल दे देते हैं न्यू पोस्ट और इसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हम सबसे पहला अपना इनपुट लेंगे, इसे नाम दे देते हैं प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम एंड इसे हम नेम भी दे देते हैं यूज़र नेम। इस फॉर्म के अंदर हम एक साथ के साथ टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट एरिया इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, चाहे तो इनपुट एक और क्रिएट कर सकते हैं बट टेक्स्ट एरिया जनरली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट हम लिख सकते हैं, तो इसीलिए टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर प्लेस होल्डर लिखेंगे राइट योर पोस्ट एंड इसे हम नाम दे देंगे नेम इज इक्वल टू कंटेंट।
तो हम वही सेम नाम देने वाले हैं जिनको हम बैकएंड के अंदर एपीआईज के अंदर रेफर कर पाएंगे, यानी इसको भी अगर हमने यूजर नेम एंड कंटेंट दिया है तो यहाँ पर भी वही नाम हम देने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम एक सबमिट बटन बना सकते हैं जिसका काम होगा टू सबमिट द फॉर्म, जैसे कह सकते हैं सबमिट पोस्ट। एंड फॉर्म के अंदर हम मेथड लिखेंगे। फॉर्म का काम क्या है, जैसे ही ये फॉर्म फिल हो जाएगा वैसे ही इस फॉर्म को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। किसे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, या अभी के लिए ये मेथड एक्शन वगैरह ये सारी चीजें हटा देते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि ये फॉर्म हमारा रेंडर हो रहे हैं। हमने फॉर्म कहाँ पर क्रिएट किया है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट आएगी /post/new पर। जैसे इस पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी हमारे लिए फॉर्म रेंडर हो जाएगा। फॉर्म के लिए रेंडर करा देते हैं new.ejs को। new.ejs के अंदर हमें कुछ साथ में पास करने की ज़रूरत है नहीं और ये new.ejs हमारे पास आ जाएगा। तो फॉर्म को चेक करने के लिए हम जा सकते हैं टू लोकल होस्ट 8080/post/new, एंटर किया तो हमारे लिए फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। इनपुट के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर देंगे। रिफ्रेश किया, इनफैक्ट हम चाहें तो एक और नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं और बटन को भी नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म आ जाएगा जिसमें हम अपना नाम एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने नाम एंटर किया अपना कॉलेज, हमने लिखा ABCD और हमने किया सबमिट पोस्ट। सबमिट पोस्ट करने से अभी तो क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एक गेट रिक्वेस्ट जा रही है। गेट रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, ये पूरा का पूरा हमें क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, पर हमें गेट नहीं, हमें तो पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। हम चाहते हैं जैसे ही इस पाथ पे रिक्वेस्ट जाए हमारा फॉर्म आ जाए, वो तो हो गया। अब हम चाहते हैं जैसे ही फॉर्म सबमिट हो वो इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेजे। कैसी रिक्वेस्ट भेजे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजे जिसका काम हो टू ऐड द न्यू पोस्ट। तो उसके लिए हम एक नया पाथ क्रिएट कर लेते हैं app.post। app.post का काम है कि ये /post पर एक नई पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। इसके अंदर हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा अभी के लिए console.log करवा देंगे अपने रिक्वेस्ट को, या request.body को हम console.log करवाने वाले। request.body को क्यों, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में तो रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के अंदर, क्वेरी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आती है, पर पोस्ट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आती है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट की बॉडी को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ से रिस्पॉन्स हम एक सेंड कर देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग। इसको कर लेते हैं सेव। और हमारे ये जो फॉर्म है new.ejs वाला, इसके अंदर हम अपना मेथड डिफाइन कर देते हैं कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, किसको भेजना चाहते हैं। उसके लिए एक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि हम /post को एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। इसको कर लिया रिफ्रेश, तो हम अपना कॉलेज के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। को सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट कर दिया अब हमें दिखाई दे रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग, पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग, और साथ के साथ हमारा जो टर्मिनल है उसके अंदर हमारा request.body प्रिंट हो गई है। रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या क्या है, रिक्वेस्ट की बॉडी में हमारे पास यूजर नेम आ गया और रिक्वेस्ट की बॉडी में हमारे पास कंटेंट आ गया। अब यही यूजर नेम और कंटेंट को हमें क्या करना है, अपने index.js के अंदर इस पोस्ट वाले एरे के अंदर ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू पोस्ट। तो हमने एक फॉर्म बनाया, ये वाला हमारा फॉर्म। इस फॉर्म से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे इसको सबमिट कर रहे हैं तो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट तो काम कर ही रही है, साथ के साथ हमारे पास फॉर्म का डेटा आ गया। अब इस डेटा को हम ऐड करवाएंगे अपने पोस्ट वाले एरे के अंदर। पोस्ट वाले एरे के अंदर कहाँ पर ऐड करवाएंगे, इसी मेथड के अंदर, इसी कॉल बैक के अंदर ऐड करवाएंगे। request.body से सबसे पहले तो हम यूजर नेम और कंटेंट निकाल लेते हैं, डीस्ट्रक्चर करके यूजर नेम एंड कंटेंट इज इक्वल टू request.body। इसको सेव कर लिया। अब इससे एक नया पोस्ट हम क्रिएट करेंगे। तो हमारा जो पोस्ट वाला एरे है उसके अंदर हम पुश करने वाले हैं न्यू, या इसे कह देते हैं कि उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पुश करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक तो यूजर नेम ऐड कर रहे होंगे और साथ के साथ हम अपना कंटेंट ऐड कर रहे होंगे। तो इसको कर लेते हैं सेव। तो अब जैसे ही इस पोस्ट के पास रिक्वेस्ट जाएगी हमारा नया पोस्ट हमारे एरे के अंदर ऐड हो जाएगा। दोबारा से एक बार इसे ट्राई करते हैं। ये हमारा रिफ्रेश किया, क्वेरी स्ट्रिंग को यहाँ से हटा लेते हैं। ये हमने /post/new पर रिक्वेस्ट जैसी की, हमारे लिए एक फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म में हम अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपना कॉलेज, हेलो वर्ल्ड। अब अभी के लिए जो सारे पोस्ट को प्रिंट करवाता है, ऑल पोस्ट वाला पेज, उस पर अभी यही कंटेंट दिखाई दे रहा है।
ये हमारा एक अलग पेज है, इसको जैसे ही सबमिट करेंगे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है, मतलब इंटरनली हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा पोस्ट ऐड हो गया होगा। ऐड हो गया होगा तो वो सारी पोस्ट के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे तो अब क्या हुआ, हमारा जो नया पोस्ट था जो अपना कॉलेज ने पोस्ट किया था हेलो वर्ल्ड, वो अब हमें इस पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो एक और पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से लेट्स सपोज नेहा हमारे लिए पोस्ट कर रही है आई एम लर्निंग वेब डेव, तो सबमिट कर दिया पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट इज वर्किंग, ऑल पोस्ट के अंदर आए, रिफ्रेश किया तो अब हम जो हमारा नया पोस्ट था वो हमारे पोस्ट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से नए एडिशनल पोस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, पर अभी के लिए एक छोटी सी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। यहाँ पर एक अलग पेज है जिसको हमें खोलना पड़ रहा है, जिसके अंदर हम अपना नया पोस्ट जो है वो ऐड करते हैं, फिर उसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास कुछ आता है पोस्ट रिक्वेस्ट वर्किंग। हम तो चाहते हैं जैसे ही हम सबमिट करें वैसे ही हम इसी पेज के ऊपर पहुंच जाएं, यानी जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करें पोस्ट रिक्वेस्ट तो चली ही जाए इंटरनली, साथ के साथ हम इस पेज के ऊपर पहुंच जाएं। यानी ये जो हमारे पाथ्स हैं, ये जो हमारे फॉर्म वाला पाथ है, ये जो हमारा सबमिशन वाला पाथ है और ये जो हमारा ऑल पोस्ट वाला पाथ है, इन सारे पाथ्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी तो इनको कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन पेजेस को हमें अलग अलग टैब्स के अंदर खोलना पड़ रहा है, पर एक्चुअली एक्सप्रेस के अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो हमें डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करवाने के काम आती है। अब डिफरेंट पेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम रीडायरेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम रिस्पॉन्स को भेजते हैं, अभी तक रिस्पॉन्स के अंदर हम response.send लिखते आए हैं, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डेटा भेज सकते हैं, हम कोई भी HTML डेटा भेज सकते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हमने सीखा कि रिस्पॉन्स से हम पेजेस को रेंडर भी कर सकते हैं, जिससे अभी तक हमने अपने EJS पेजेस को रेंडर करना सीखा है कि कैसे हम अपने टेम्पलेट्स को पूरा का पूरा पेज ही रेंडर कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं response.redirect की, कि रीडायरेक्ट का काम होता है कि रिस्पॉन्स के साथ कुछ डेटा सेंड करने की जगह या रेंडर करने की जगह हम किसी और URL पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। यानी रिस्पॉन्स ही है कि हम किसी और URL, किसी और API को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो API जो रिस्पॉन्स भेजेगी वही हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा। तो एक तरीके से जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू सम अदर URL। हम चाहें तो response.redirect को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, हमारा जो एक्सप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन है। रिस्पॉन्स के लिए हमारे पास response.redirect होता है। response.redirect में हम अपना पाथ पास करते हैं, तो redirects to the URL derived from the specified path with a specified status। यानी जब भी रीडायरेक्शन होता है एक स्टेटस आता है। स्टेटस जनरली हमारे जो स्टेटस 3 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे रीडायरेक्ट होने के स्टेटस होते हैं। जैसे हमारा स्टेटस कोड 200 का मतलब होता है ओके, जो 5 से स्टार्ट होते हैं उसका मतलब सर्वर के अंदर इंटरनली कोई एरर है, तो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें मतलब रिस्पॉन्स ने कुछ रीडायरेक्ट किया है। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो response.redirect ये फंक्शन है ये 302 यानी ये वाला स्टेटस इसे रिटर्न करता है। तो response.redirect को यूज़ करने के लिए हम सिंपली ये लिखते हैं और उसके अंदर अपना API पाथ लिख देते हैं। तो इसे एक बार ट्राई करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने /post/new को रिक्वेस्ट भेजी उससे क्या हुआ, हमारा फॉर्म आ गया। जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ तो हम यहाँ आ गए, फॉर्म सबमिट हुआ तो फॉर्म का डेटा हमारे पास आ गया, हमने नया पोस्ट क्रिएट कर लिया। नया पोस्ट जैसे ही क्रिएट करेंगे हम चाहते हैं अब पूरे पोस्ट सारे के सारे पोस्ट डिस्प्ले हो जाएं, तो response.redirect हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हम इस अपनी शुरुआत वाली गेट API पर रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इसे लिख देंगे /post और बाय डिफॉल्ट ये रीडायरेक्ट किस पर करेगा, बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही भेजेगा हमारे /post पर। इसको कर लेते हैं सेव। अब दोबारा से हम अपना पोस्ट खोलेंगे, यहाँ पर हम लेट्स सपोज अपना कॉलेज ने दोबारा से क्या किया, हेलो वर्ल्ड लिखा अपने पोस्ट के कंटेंट के अंदर, इस पोस्ट को सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया अब हमारे पास सारे के सारे पोस्ट वाला पेज ऑटोमेटिकली आ गया रीडायरेक्ट होकर और इसके अंदर हमें अपना नया पोस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारा जो नया पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है वो भी हमारे इसी पेज के ऊपर दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में हम या तो एक बटन क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने index.ejs के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर लास्ट में हम एक एंकर टैग क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा इसे स्पेस दे देते हैं। एंकर टैग के अंदर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने http localhost 8080/posts/new पर और इसे हम कह देते हैं क्रिएट न्यू पोस्ट।
इसको कह देते हैं सेव। तो जैसे ही ये एंकर टैग पर क्लिक होगा वैसे ही हम कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, post/new पर। जैसे ही post/new पर जाएंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, हमारे लिए हमारा फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा नया पोस्ट ऐड हो जाएगा। अब एक बार ये पूरी फंक्शनैलिटी को समराइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, /post पे रिक्वेस्ट भेजी, जैसे ही रिक्वेस्ट भेजी ये पेज हमारे लिए प्रिंट हो गया। इस पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, रिफ्रेश कर लिया, ये पेज है। इस पेज के अंदर हमारे सारे पोस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ हम नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे हमारे लिए हमारा फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा फॉर्म के अंदर हम अपना नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हेलो Node.js, और इसको कर देते हैं सबमिट। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारे लिए दोबारा से सेम पेज आएगा, पर इस बार हमारा नया पोस्ट उसके साथ में हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ दिया है। फंक्शनैलिटी हमारी क्या रही, फंक्शनैलिटी हमारी ये है अभी कि हम सबसे पहले तो व्यू कर सकते हैं ऑल पोस्ट को। ऑल पोस्ट से हम एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नया पोस्ट जब हम क्रिएट करेंगे एक 2 स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमारे लिए फॉर्म आएगा और उसके बाद ये फॉर्म हमारे लिए पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैकएंड एपीआईज को। जैसे पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट दोबारा से रीडायरेक्ट कर देगी इस व्यू ऑल पोस्ट पर। तो हम इसी पेज पर आ जाएंगे, पर इस पेज में हमारे लिए हमारा न्यू पोस्ट अब साथ में ऐड होकर आ जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी अभी तक हमने डेवलप कर दी है, जिसमें अच्छा खासा पेज हमारे लिए बिल्ड हो गया है। पर अभी तक हमने सिर्फ गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ किया है, वो भी काफ़ी बेसिक तरीके से। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और हमारे एपीआई एंड पॉइंट की, विच इज़ get/post/id। इस एपीआई एंड पॉइंट का काम है, ये हमारा शो राउट है, या इसको हम अपना व्यू राउट भी कह सकते हैं। इसका काम है कि ये हमें एक पोस्ट की इंफॉर्मेशन देता है यूजिंग एन आईडी। तो हम हर पोस्ट के साथ अपनी एक आईडी अटैच कर सकते हैं। आईडी कुछ भी हो सकती है, आईडी 1 2 3 4 हो सकती है, आईडी 1A 2B 3C इस तरीके से हो सकती है, आईडी ABCDEF GHIJ इस तरीके से एक स्ट्रिंग टाइप आईडी भी हम बना सकते हैं। कुछ भी आईडी अभी हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हर पोस्ट के साथ एक स्पेसिफिक आईडी होगी, और जब भी हम इस पाथ के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमारी आईडी मैच करेगी जिस भी पोस्ट के साथ, उस पोस्ट का डेटा हमारे लिए आ जाएगा। तो सबसे पहले पाथ क्रिएट कर लेते हैं। पाथ क्रिएट करने से पहले हमें पोस्ट के साथ कुछ आईडी डालनी पड़ेगी। तो आईडी को ऐड करने के लिए लेट्स सपोज हम एक स्ट्रिंग टाइप की आईडी बनाते हैं 1A, इसी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसकी आईडी हो जाएगी 2B एंड इसकी आईडी हो जाएगी 3C। वैसे जब हम डेटाबेसेस के साथ डील करेंगे तो आईडी हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है डेटाबेसेस में, और जो भी आईडी होती है वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब हर पोस्ट की जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। हर पोस्ट में यूज़र नेम सेम हो सकता है। जैसे हमारे ये जो पोस्ट है इसके अंदर अपना कॉलेज ने ही क्या किया है, अपना कॉलेज ने ही 3 पोस्ट किए हैं यहाँ पर हर पोस्ट की आईडी यूनिक होगी, जिससे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकें। तो अभी के लिए हमने कुछ रैंडम आईडी इनको दे दिए और एक नया हम पाथ क्रिएट कर लेते हैं app.get। app.get कहाँ पर गेट करेगा, ये हटा लेते हैं, /post/:id पर, और यहाँ से हम अपनी आईडी को रिट्रीव करेंगे। आईडी को रिट्रीव करने के लिए हम लिख देंगे let id = request.params, और अभी के लिए हम सिंपली अपनी आईडी को करवाने वाले हैं प्रिंट। तो अपनी आईडी को हमने प्रिंट करवा दिया और रिस्पॉन्स में अभी हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट वर्किंग, इसको कर लेते हैं सेव। तो अभी बस इतना ही काम हो रहा है हमारी रिक्वेस्ट के अंदर। तो हम सिंपली एक लोकल होस्ट 8080/post/1A को रिक्वेस्ट भेजी, 1A को रिक्वेस्ट भेजी, तो हमारे पास आ रहा है रिक्वेस्ट वर्किंग, और रिक्वेस्ट वर्किंग और ये आईडी हमारे पास आकर प्रिंट हो गई। अगर हमने गलत आईडी को रिक्वेस्ट भेज दी, हमने 1AA को आईडी रिक्वेस्ट भेज दी, तो उस केस में प्रिंट होकर तो आएगा रिक्वेस्ट वर्किंग, और आईडी के अंदर ये वैलिड वैल्यू भी आएगी, पर हमें इस आईडी का कोई पोस्ट नहीं दिखाई देगा। तो हमें सिर्फ सही आईडी भेजनी है, क्योंकि अभी लिमिटेड डेटा है हमारे पोस्ट के अंदर। तो जैसे ही हमारे पास आईडी आ गई, हम इस आईडी के साथ क्या करेंगे, अपना पोस्ट ढूंढेंगे। हमें पोस्ट कहाँ पे ढूंढना है, हमें पोस्ट इस पोस्ट नाम के एरे के अंदर ढूंढना है, डिपेंडिंग अपॉन दिस आईडी। तो उसके लिए हम अपना फाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं एरेज का। तो हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट या लेट पोस्ट = posts.find। हम आईडी के बेसिस पर क्या फाइंड करने वाले हैं, हम वो पोस्ट फाइंड करेंगे जिसमें आईडी की वैल्यू = या यहाँ पर हमारा आ जाएगा पोस्ट का P, ID = post.id। तो ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, फाइंड फंक्शन हर एक इंडिविजुअल पोस्ट के लिए
जहां पर भी पोस्ट की आईडी हमारी इस आईडी के साथ जो हमारी रिक्वेस्ट से आया है उसके साथ मैच कर जाएगी, वो हमें रिटर्न करके दे देगा। रिटर्न करके दे दिया तो हम उसे वेरिएबल पोस्ट के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं उस पोस्ट को जो हमने ढूंढ लिया है। सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हम 1A को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए 1A वाला पोस्ट प्रिंट हो गया। जब हम 2B को रिक्वेस्ट भेजेंगे 2B, तो हमारे लिए 2B वाला पोस्ट यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। अगर हमने कुछ गलत भेज दिया, 2BB हमने भेज दिया, तो उस केस में अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। तो हमें हमेशा देखना है कि हमारे पास अनडिफाइंड आईडी ना आए। उसके लिए हम चाहें तो अलग से एक एरर का टेम्पलेट बना सकते हैं, एरर EJS बना सकते हैं, पर उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। हम अज्यूम करेंगे कि सही आईडी आ सकती है। अब हमें ये जो भी पोस्ट हमें मिला है इसे वापस भेजना है यूजर को। तो वापस भेजने के लिए हमें इसे रेंडर कराना पड़ेगा। तो रेंडर कराने के लिए हम एक और पेज क्रिएट करेंगे, एक और व्यू क्रिएट करेंगे show.EJS नाम से। शो का काम होगा कि एक सिंगल पोस्ट की डिटेल प्रिंट करवाता है। तो इसे लिख देते हैं पोस्ट इन डिटेल। तो यहाँ पर हम अपनी H2 हेडिंग के अंदर लिख देते हैं हेयर इज योर पोस्ट इन डिटेल। इसको कर लेते हैं सेव। index.EJS को हटा देते हैं, new.EJS को हटा देते हैं। index.js के अंदर यहाँ पर console.log करने की बजाय यहाँ से एक बार रेंडर करके देखते हैं हम अपने show.EJS को। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब हम इस पाथ को रिक्वेस्ट भेजेंगे 2B को। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे लिए आ जाएगा हेयर इज योर पोस्ट इन डिटेल। अब ये पोस्ट डिटेल में आ गया। show.EJS के अंदर हम साथ में पास कर देंगे अपना पोस्ट जिसको हमने ढूंढा है बेस्ड ऑन द आईडी। ये पोस्ट यहाँ पर आ गया। सबसे पहले तो इसकी आईडी प्रिंट करवा लेते हैं। आईडी या इसे कह देते हैं पोस्ट आईडी किसके इक्वल है। प्रिंट करवाने के लिए अपना EJS टेम्पलेट ले आते हैं post.id। साथ के साथ अब इस आईडी का हम डेटा प्रिंट करवाएंगे। डेटा प्रिंट करवाने के लिए हमें एक डिव बनाना पड़ेगा। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं पोस्ट, और इस डिव के अंदर दो इन्फॉर्मेशन हम प्रिंट करवाएंगे, यूजर नेम एंड कंटेंट। तो यूजर नेम को H3 के अंदर लिखेंगे। इसे भी क्लास दे देते हैं यूजर। ये यूजर क्लास हम इसलिए दे रहे हैं और ये पोस्ट क्लास हम इसलिए दे रहे हैं ताकि जो स्टाइलिंग हमने डिफाइन की थी index.EJS के लिए वो सेम स्टाइलिंग हमारे show.EJS के लिए भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपने यूजर नेम का नाम यानी post.username, और ऐसे ही हम अपने लिए एक H4 क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पोस्ट का कंटेंट आ जाए। इसे कह देंगे post.content। इसे कर लेते हैं सेव। अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेट्स सपोज हमने 1A को रिक्वेस्ट भेजी, एंटर किया, तो हमारे लिए आ गया हेयर इज योर पोस्ट इन डिटेल। पोस्ट की हमारे पास आईडी आ गई 1A, किसने प्रिंट करवाया है और क्या एक्चुअली कंटेंट प्रिंट हुआ है। अगर 2B की बात करें, एंटर किया तो इसमें हमारे पोस्ट की आईडी आ गई, किसने प्रिंट करवाया है और क्या उसके अंदर एंटर हुआ है। अभी ये चीज़ नोट करनी है, अगर हम गलत यूजर नेम पर रिक्वेस्ट भेज देंगे तो उस केस में हमारे लिए एरर आ जाएगा, क्योंकि वो आईडी अगर एग्जिस्ट नहीं करती 2BB तो उसके लिए कुछ रेंडर भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सही आईडी के साथ ही हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। एक बार रिक्वेस्ट हमारी गलत थी तो रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को। तो सही रिक्वेस्ट हम भेज रहे होंगे। हमारी स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए जो सेम लाइन थी index.EJS में, इसको show.EJS के अंदर लिख लेते हैं। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो इस बार स्टाइलिंग के साथ हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा पोस्ट हमारे साथ डिटेल में आ गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा index.js के अंदर ये वाला राउट अच्छे से अब वर्क कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि हर पोस्ट के सामने एक बटन आ जाए जिससे हर पोस्ट के लिए हम उसे इंडिविजुअली डिटेल में देख सकें। तो हर पोस्ट के सामने हम एक एडिशनल या तो बटन ऐड कर सकते हैं। index.EJS में जाएंगे, हर पोस्ट के डिव में या तो एक बटन ऐड कर सकते हैं या फिर एक एंकर टैग ऐड कर सकते हैं। एक एंकर टैग ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, और स्पेस देने के लिए नेक्स्ट लाइन। ये एंकर टैग कहाँ रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका काम होगा कि ये हमारी रिक्वेस्ट भेजेगा /post के पास, और यहाँ पर हम अपनी आईडी की इंफॉर्मेशन भेजेंगे। पोस्ट की आईडी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पोस्ट की आईडी एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कोलन एंड उसके बाद अपना EJS का फॉर्मेट यूज़ करेंगे post.id। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग के अंदर भी हम अपनी आईडी को ऐड कर सकते हैं। लिंक के अंदर हमने अपनी आईडी को ऐड किया है हर एक इंडिविजुअल पोस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर एंकर टैग को नाम दे देंगे C in detail। इसको कर लेते हैं सेव
एंड अब इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे हमारे पोस्ट हैं, ये हमारे हर एक पोस्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। हम चाहे तो हर एक पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं। ये एरर किस लिए आया, लोकल होस्ट 8080 हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं /post/id के पास, एंड index.js के अंदर भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। एक बार प्रिंट करवा लेते हैं कि हमारी आईडी के अंदर एक्चुअली आया क्या है। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, सीन डिटेल किया, तो हमारी आईडी के अंदर हमारे पास :1a आ रहा है। अच्छा हाँ, कोलन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोलन तो हमारे बैकएंड के लिए होता है। इसको सेव कर लिया। अब दोबारा से अपने मेन पेज पे आ जाते हैं। सी इन डिटेल, डिटेल पे जैसे ही क्लिक किया हमारे पास हमारा पूरा पोस्ट आ गया डिटेल में। बैक करेंगे, यहाँ पर आ गए, ये भी डिटेल में आ गया। बैक करेंगे, यहाँ पर आ गए, ये भी डिटेल में आ गए। तो इस तरीके से जितने भी पोस्ट हम देख पा रहे हैं उन सबको हम इंडिविजुअली डिटेल में जाकर देख सकते हैं। पर इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज हम कल को एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। नया पोस्ट हम क्रिएट करने चले, हमने अपना कॉलेज से नया पोस्ट क्रिएट किया, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हमने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करके नया पोस्ट तो हमारे पास आ जाएगा, पर जैसे ही हम इसके सी इन डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उससे कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। एक्शन इसलिए परफॉर्म नहीं हो रहा क्योंकि इस पोस्ट को हमने कोई आईडी ही नहीं दी। रिक्वेस्ट तो जारी है पर इस पोस्ट के पास हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है। अब हर एक नए पोस्ट को आईडी असाइन करने के लिए एक तो तरीका होगा कि हमने अगर आईडी को 1 2 3 4 ऐसे दिया है, तो कोई नया पोस्ट आए तो हम कोई काउंटर वेरिएबल रख लें या हम कोई इंडेक्स वेरिएबल रख लें और उस हिसाब से हम काउंटर को इंडेक्स को प्लस करते जाएं कि नया पोस्ट आएगा तो उसको आईडी 5 दे देंगे, अगले वाले को 6 दे देंगे, अगले वाले को 7 दे देंगे, 8 दे देंगे। एक तो सबसे बेसिक तरीका तो यही होगा कि आईडीज को हम इस तरीके से इंक्रीजिंग फैशन में देते जाएं, पर ये कोई अच्छा तरीका नहीं है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बेसिक तरीका है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेटर तरीके एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम ऑटोमेटिक आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें से एक और काफ़ी पॉपुलर तरीका है UUID पैकेज। WID का मतलब होता है यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। अब हमें पता है हमारी आईडी क्या है, हमारी आईडी यूनिक होनी चाहिए। अगर हम यूनिवर्सली यूनिक आईडीज बनाना चाहते हैं, आईडी यानी आइडेंटिफायर्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेस के अंदर एक पैकेज होता है UUID नाम से, जो हमारे लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप की यूनिक आईडीज क्रिएट करता है। और इस पैकेज को हम जाकर NPM के ऊपर देख सकते हैं। ये हमारा UUID पैकेज है जिसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली लिखना पड़ेगा npm install UUID। और इससे क्या होगा, इस तरीके की आईडीज हमारे लिए क्रिएट हो जाती हैं। अब ये कोई बेसिक आईडी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सी आईडी है और इतनी लंबी आईडी का डुप्लीकेट हमें आसानी से नहीं मिलेगा। अब इस पैकेज को यूज़ करने के लिए ना हमें कुछ काउंटर वेरिएबल रखना है या ना हमें खुद का लॉजिक डिफाइन करना है। हम क्या कर सकते हैं, इस पैकेज को इंप्लीमेंट करके हम अपने लिए यूनिक आईडीज और अच्छी खासी आईडीज आइडेंटिफाइज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install UUID। इसे कर लेते हैं क्लियर और यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने UUID पैकेज को। तो ये हमारे लिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद यूज़ करने के लिए हम इस तरीके को फॉलो करेंगे जिसमें सबसे पहले अपने पैकेज को हम रिक्वायर करेंगे, फिर इसे यूज़ करेंगे। तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड अपने index.js के अंदर यहाँ पर इसे हम रिक्वायर कर लेंगे। तो ये रिक्वायर हो गया। रिक्वायर होकर हम एक्चुअली इस पैकेज के अंदर से V4 को यूज़ करने वाले हैं। V4 मतलब वर्जन 4 ऑफ क्रिएटिंग दीज आईडीज, और उसे हम एक नाम दे रहे हैं UUID V4। अब V4 एक फंक्शन हमारे पास आ गया जिसको जैसे ही हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे लिए ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट होकर आ जाएगी। इस फंक्शन को यहाँ पर हम यूज़ नहीं करने वाले। इस फंक्शन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को जैसे ही जहाँ पर हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट के लिए 1a लिखने की बजाय हम इस फंक्शन को लिख देंगे। यहाँ पर भी हम इस फंक्शन को लिख देंगे, यहाँ पर भी इस फंक्शन को लिख देंगे। जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हर बार हमें अलग और यूनिक आईडी ला कर देगा। तो ऐसा नहीं है हमने सेम फंक्शन लिख दिया तो सेम वैल्यू आ रही है। ये फंक्शन रैंडमली एक यूनिक आईडी हमें ला कर देता है। तो इसीलिए हर आईडी के लिए हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे पास यूनिक आईडीज आ जाएंगी। एक बार इसे सेव कर लेते हैं और दोबारा से अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करके जब हम ऑल पैकेजेस पर जाएंगे और इसे करेंगे सीन डिटेल। सीन डिटेल किया तो इस बार पोस्ट की आईडी क्या है, इस बार पोस्ट की आईडी एक बड़ी सी और यूनिक आईडी हमें दिखाई दे रही है। बैक करेंगे, नए पोस्ट पे जाएंगे तो इसकी भी क्या है, यूनिक और बड़ी सी आईडी हमें दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हम कोई नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर /post में पोस्ट रिक्वेस्ट में जब हम नया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पोस्ट क्रिएट करने के साथ हम एक नई आईडी भी क्रिएट करेंगे। लेट न्यू आईडी इज इक्वल टू
और यहाँ पर हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इस न्यू आईडी को हम पास करवा देंगे या पुश करवा देंगे अपने पोस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, या इसे न्यू आईडी की जगह हम आईडी कह देते हैं और इसे यहाँ पर हम पुश कर देंगे। तो अब यूज़र नेम और कंटेंट के साथ साथ हमारे हर पोस्ट के अंदर एक आईडी भी चली जाएगी। इसको कर लेते हैं सेव। हमारा ये जो आईडी वाला सारा का सारा लॉजिक था पोस्ट फाइंड आउट करने का, इसके अंदर हमें कोई चीज़ नहीं करना, क्योंकि एट दी एंड हमारी आईडी तो आईडी ही रहेगी, चाहे वो कोई नंबर हो चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, और उसको मैच करके हम अपने पोस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने मेन पेज पर आ जाते हैं, /पोस्ट, ये हमारे पोस्ट हैं। हम किसी भी पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं, हमारी आईडी के साथ पूरा का पूरा पोस्ट हमें डिटेल में दिख जाएगा। साथ के साथ जब हम नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स सपोज अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज ने पोस्ट किया हेलो वर्ल्ड इन JS, इसको सबमिट किया तो अब हमारे पास हमारा नया पोस्ट आ गया और अब हम इस पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोस्ट क्रिएट हुआ होगा अब इसके लिए एक यूनिक आईडी क्रिएट हुई होगी और उसी यूनिक आईडी के बेसिस पर हम इस पोस्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे लिए पूरा काम कंप्लीट हो गया। और एक और चीज़, यहाँ पर जो हमारा /post/IDs होता है, अब उस स्लैश की जगह अब हमें हमारी पूरी आईडी वो है दिखाई दे रही है। अब हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ आ गई, फंक्शनैलिटीज़ में सारे के सारे पोस्ट को हम देख सकते हैं, हर एक पोस्ट को इंडिविजुअली जाके डिटेल में भी देख सकते हैं और हम चाहें तो अपने नए पोस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ। नेक्स्ट हमें इम्प्लीमेंट करना है पैच को। पैच का काम होगा टू अपडेट अ स्पेसिफिक पोस्ट, यानी पोस्ट के अंदर अभी 3 तरीके की इंफॉर्मेशन है, एक हमारा आईडी है, एक हमारा यूज़र नेम है और एक हमारा कंटेंट है। हमें आईडी और यूज़र नेम को तो नहीं छेड़ना क्योंकि वो तो सेम रहेंगे, हमें अपने कंटेंट को अपडेट करना है, यानी किसी भी पोस्ट को हम चाहें तो जाके एडिट कर सकते हैं। तो इसे हमने अपना अपडेट राउट नाम दे दिया है। अपडेट राउट यानी /post/ID के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी जिसका काम होगा टू अपडेट स्पेसिफिक पोस्ट, पर ये हमारी पैच रिक्वेस्ट होगी, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी, ये हमारी एक नई टाइप की रिक्वेस्ट होगी, पैच रिक्वेस्ट। अब क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक चीज़ हम एडिट कर रहे हैं इसलिए पैच रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम चाहें तो यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। पैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम अपना यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट कर सकते हैं, app.patch। app.patch के अंदर हम लिख सकते हैं /post/:ID एंड अपना रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ले लेंगे। अभी के लिए यहाँ से response.send कर देते हैं पैच रिक्वेस्ट वर्किंग, और यहाँ से हम आईडी को निकालने वाले हैं। रिक्वेस्ट के अंदर आईडी आई होगी पैच रिक्वेस्ट में जो भी आईडी आई होगी उसे हम सिंपली डिकंस्ट्रक्ट करके उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये हमारी पैच रिक्वेस्ट के लिए कॉल बैक हो गया। अब पैच रिक्वेस्ट डायरेक्टली भेजने की जगह हम हॉपस्कॉच से पैच रिक्वेस्ट को भेजेंगे। हॉपस्कॉच से पैच रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम यहाँ मेथड के अंदर पैच सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें साथ में भेजनी है, जैसे लेट्स सपोज बॉडी के साथ हम कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे, अभी हम किस तरीके का डेटा भेज सकते हैं, अभी हम अपना application/form URL एनकोडेड डेटा जो है उसे भेजने वाले हैं। यहाँ पर हम अपने पैरामीटर्स लिख सकते हैं, यहाँ हम अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो भी पोस्ट हो वो अपडेट हो जाए, तो उस पोस्ट के पास रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम यहाँ अपना URL लिख सकते हैं http localhost 8080/ हमें किसे रिक्वेस्ट भेजनी है, हमें /post/ID को रिक्वेस्ट भेजनी है। अब आईडी कैसे मिले, हम इसे रिफ्रेश करके चाहें तो किसी भी पोस्ट की आईडी लेकर आ सकते हैं। तो इसे न्यू पेज पर खोल लेंगे तो इस पूरे के पूरे लिंक को इनफैक्ट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा लिंक हमने कॉपी कर लिया तो /post/ID हमें मिल गया, तो डायरेक्टली सेम आईडी के साथ हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब हम इस पोस्ट को एडिट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आई लव कोडिंग की जगह यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आई लव अपना कॉलेज लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम पैरामीटर लेंगे, पैरामीटर के अंदर हम किसे चेंज करना चाह रहे हैं, हम अपने कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। और वैल्यू क्या होने वाली है, हमारे लिए वैल्यू होने वाली है आई, या इसे सिंपली लिख सकते हैं आई लव अपना कॉलेज, और यहाँ से हम अपनी पैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जैसे ही पैच रिक्वेस्ट भेजी हमारे लिए आ गया पैच रिक्वेस्ट वर्किंग, यानी रिक्वेस्ट हमारा ठीक से काम कर रहा है और यहाँ पर हमारे लिए हमारी आईडी भी प्रिंट होकर आ गई। अब इस आईडी को प्रिंट करवाने के साथ साथ हम अपनी रिक्वेस्ट की बॉडी को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं जिसके अंदर हमने नया कंटेंट भेजा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट कंटेंट, या इसे कह देते हैं न्यू कंटेंट। इसे एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू कंटेंट इज इक्वल टू request.body.content। तो रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर जो कंटेंट नाम से पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू हम न्यू कंटेंट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं
और यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे अपने न्यू कंटेंट को। इसको कर लेते हैं सेव। सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब जैसे हम पैच रिक्वेस्ट भेजेंगे, वापस आ जाते हैं, तो इस बार हमारे लिए हमारी बॉडी प्रिंट होकर आ रही है, आई लव अपना कॉलेज। तो यानी हमारी पैच रिक्वेस्ट काम कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ले भी रही है, डेटा को पार्स भी कर रही है, उसे प्रिंट भी करवा रही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें इस डेटा को अपडेट कर देना है। डेटा को कैसे अपडेट करेंगे, हमें ये पता है हमें कौन सी आईडी वाले पोस्ट को अपडेट करना है और कैसे अपडेट करना है ये भी पता है। तो सिंपली हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो उस पोस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे जिसको हमें अपडेट करना है। तो ये हमारा पोस्ट आ गया। इस पोस्ट का जो कंटेंट है उसे हम रीसेट कर देंगे टू आर न्यू कंटेंट। तो पोस्ट के कंटेंट को हमने रीसेट कर दिया टू आर न्यू कंटेंट, और यहाँ से अब हम प्रिंट करवा सकते हैं अपने पूरे के पूरे पोस्ट को। इसको कर लेते हैं सेव। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, पैच रिक्वेस्ट भेजेंगे। पैच रिक्वेस्ट भेजी तो इस बार इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ये कह रहे कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ये सर्वर एरर एक्चुअली इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया, अपने सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस किया। जैसे ही चेंज किए हमारी आईडीज चेंज हो गई। तो जैसे ही हम सर्वर हमारा रीस्टार्ट होगा, जैसे ही सर्वर के अंदर कुछ भी चेंजेस होंगे, हमारी आईडी रीसेट हो जाएगी। और जैसे ही आईडी रीसेट हो जाएगी, ये जो हम यहाँ पे आईडी भेज रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएगी। तो अब हमें नई वाली आईडी लेकर आनी पड़ेगी। नई वाली आईडीज़ के लिए दोबारा हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे, सी इन डिटेल करेंगे। तो ये हमारी नई वाली आईडी आ गई। इसको हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं, सेंड की। तो इस बार आ रहा है पैच रिक्वेस्ट वर्किंग। हमने भेजा था अपने लिए आई लव अपना कॉलेज, और अभी नया वाला पोस्ट क्या बन गया है, उसी सेम यूजर नेम के लिए हमारा कंटेंट चेंज हो गया है। तो इस तरीके से तो हमारी पैच रिक्वेस्ट वर्क करती है। बट ये अभी पूरी तरीके से हमने चीज़ों को जोड़ा नहीं है। हम इस तरीके का लेआउट चाहते हैं किसी भी पोस्ट को एडिट करने के लिए कि हमारा जो भी पोस्ट है उसके साथ में एक एडिट का ऑप्शन आ जाए। ये ऑप्शन कोई बटन भी हो सकता है, ये ऑप्शन कोई एंकर टैग भी हो सकती है। और जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करें, हमारे लिए एक नया फॉर्म आ जाए। उस नए फॉर्म के अंदर हमसे पूछा जाए कि आप क्या एडिट करना चाहते हो, क्या आप न्यू कंटेंट ऐड करना चाहते हो। तो जो भी हम एडिट करना चाहते हैं, हमारा पुराना पोस्ट हमारे लिए लिखा आ जाए, और जो भी हम एडिट करना चाहते हैं उसके अंदर हम कुछ कुछ एडिट्स कर दें और फिर उसे हम दोबारा से सबमिट कर दें। जैसे ही हम सबमिट कर दें, वापस से हम ऑल पोस्ट्स के अंदर आ जाएं और हमारी जो अपडेटेड चीज़ है वो यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके का हम फ्लो चाहते हैं। फ्लो में हमारा क्या है कि जहाँ पे हमारे सारे पोस्ट हैं, जहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी सारी पोस्ट हैं, यहाँ पे जैसे सी इन डिटेल का ऑप्शन आता है, ऐसे ही हमारा एडिट का भी ऑप्शन आए। एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करें, हमारे लिए हमारा फॉर्म खुल जाए उस पोस्ट को एडिट करने के लिए। और पोस्ट को एडिट करने वाले फॉर्म को जैसे ही हम सबमिट करें, वैसे ही हम वापस आ जाएं ऑल पोस्ट के अंदर, और जहाँ पर हमारा एडिटर वर्जन आ जाए। तो इस तरीके के फ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एडिट का ऑप्शन क्रिएट करते हैं और यहाँ से अपने एक नए फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो जो हमारा index.ejs है, इसके अंदर जाएंगे और जहाँ हमने एंकर टैग दिया है, यहाँ पर हम एक और रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। अब ये रिक्वेस्ट हम कहाँ पर भेजेंगे? इस रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, क्योंकि हमें एक नया फॉर्म क्रिएट करना है फॉर अपडेट, तो हम एक नया एडिट राउट बनाएंगे जो हमें हमारा एडिट फॉर्म सर्व करेगा। अभी तक हमने एक राउट बनाया था जो हमें हमारा नया पोस्ट क्रिएट करने का फॉर्म सर्व करता है। ये क्या है? post/new, एक नया राउट है। ऐसे ही हम post/id/edit नाम से एक बनाएंगे जिसके अंदर स्पेसिफिक आईडी वाले पोस्ट को एडिट करने वाला हमारा एक फॉर्म क्रिएट होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है पैच रिक्वेस्ट हॉपस्कॉच से हम भेज रहे होंगे हर बार और ऐसे फॉर्म को एडिट करेंगे। हमें एक्चुअल फंक्शनैलिटी चाहिए अपने पेजेस के ऊपर, तो उसके लिए हमें इस राउट को क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट आएगी तो ये हमें एक फॉर्म देगा उस पोस्ट को एडिट करने के लिए। अब उस पोस्ट को एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे post/id/edit को। जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, इसे हम कह देते हैं एडिट। तो एक तो अब हमारे पास हर जगह एक एडिट का ऑप्शन आ गया, और एडिट का ऑप्शन कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा? index.js के अंदर। उसके लिए भी हम एक नया राउट क्रिएट कर लेते हैं app.get। ये गेट रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? /post/id/edit के पास, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो हम अपनी आईडी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी आईडी आ गई यहाँ से, और हम चाहें तो अपने पोस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। तो हमारा पोस्ट आ गया। अब हमें इस पोस्ट को एडिट करने के लिए अपना एक फॉर्म रेंडर कराना है। तो उस फॉर्म को रेंडर करने के लिए हम एक नया व्यू बनाएंगे। इस व्यू को हम नाम देंगे edit.ejs, जो हमें हमारा एडिट का फॉर्म देगा। एडिट के फॉर्म के लिए हम यहाँ लिख देते हैं एडिट पोस्ट। एडिट पोस्ट के अंदर हम एक फॉर्म बना लेंगे।
अभी के लिए इस फॉर्म के अंदर या फॉर्म से पहले इसे एक टाइटल दे देते हैं, एडिट योर पोस्ट। और यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्प्ले कराने वाले हैं। एक तो हम पोस्ट की आईडी डिस्प्ले करा देंगे और एक हम पोस्ट का यूज़र नेम डिस्प्ले करा देंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें एडिट नहीं करना। हमें फॉर्म के अंदर एडिट किसे करना है, हमें फॉर्म के अंदर अपने कंटेंट को एडिट करना है। तो अभी के लिए एक इनपुट फील्ड है, या इसे हम टेक्स्ट एरिया बना देते हैं, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो टेक्स्ट एरिया हमने बना दिया। और इसके अलावा हम एक बटन बना सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर जिसका काम होगा सबमिट करना। इसे कर देते हैं सेव। अभी के लिए कुछ डायनेमिक चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। इन चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं, edit.ejs। और ये वाला जो पाथ है, यहाँ से हम रिस्पॉन्स की फॉर्म में रेंडर करा देंगे अपने edit.ejs को। अभी के लिए इसे कर लेते हैं सेव। तो इस पाथ पर एक बार रिक्वेस्ट जो है उसको सेंड करने की कोशिश करते हैं। रिफ्रेश किया, इस पर एडिट की रिक्वेस्ट जैसे ही भेजेंगे हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। बैक आ जाते हैं, इस पर एडिट की रिक्वेस्ट भेजेंगे हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। इस पर एडिट करेंगे तो हमारे पास एडिट करने के लिए फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म आ रहा है इसके साथ में हम अपने पोस्ट की इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं पेज को। तो edit.ejs में जाके पोस्ट की आईडी हम प्रिंट करवा देंगे, post.id। इसे कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे अपने पोस्ट के लिए अपना यूज़र नेम। एंड ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हम अपने पोस्ट का कंटेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। बैक आएंगे, रिफ्रेश, एडिट किया तो ये हमारे पोस्ट की आईडी हो गई, ये हमारे पोस्ट का यूज़र नेम हो गया और ये हमारे पोस्ट का कंटेंट हो गया। हम चाहें तो इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं, आई लव अपना कॉलेज, इस तरीके से। तो ऑलरेडी जो कंटेंट हमने ऐड कर रखा है अपने पोस्ट के अंदर वो भी हमारे पास पहले से लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक एडिट का फॉर्म है और इसको सबमिट करवा के हम चीज़ें करना चाहते हैं। अभी के लिए यही चीज़ है, इसको थोड़ा सा और चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। एक स्पेस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग 1@, और थोड़े टेक्स्ट एरिया को हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम रोज़ ऐड कर सकते हैं, 10 रोज़। कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेट्स मेक इट 35 कॉलम्स। सेव, रिफ्रेश। तो बड़ा सा हम चाहें तो काफ़ी सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो हर पोस्ट को अब एडिट कर पाना पॉसिबल है। अब जैसे ही हम एडिट करेंगे और हम कुछ भी फॉर्म के अंदर, लेट्स सपोज इंटर्नशिप की जगह मैंने लिखा फर्स्ट प्लेसमेंट, इसको मैंने एडिट कर दिया। एडिट करके जैसे ही अभी हम सबमिट करवाएंगे, सबमिट करके क्या हो रहा है, सबमिट करके हमारा फॉर्म अभी गेट रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हमारा एडिट वाला फॉर्म है ये बाय डिफॉल्ट अभी गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है। हम चाहें तो इसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, पर हमें भेजनी कौन सी रिक्वेस्ट है, index.js के अंदर, क्योंकि हमने पैच रिक्वेस्ट, फॉर्म को कुछ भी एडिट करना है पोस्ट के अंदर तो हमने ऑलरेडी पैच रिक्वेस्ट का राउट बनाया हुआ है। तो हमें यहाँ से पैच रिक्वेस्ट को सेंड करना है। बट HTML फॉर्म्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये है कि HTML फॉर्म्स के अंदर हम सिर्फ गेट या सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। HTML फॉर्म से ना हम पैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ना हम पुट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ना हम डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो फिर ये चीज़ हम कैसे अचीव करें कि फॉर्म से रिक्वेस्ट भी चली जाए एडिट करने की और यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट के अंदर चीज़ें एक्सेप्ट भी हो जाए। अब वैसे ये चीज़ डायरेक्टली कर पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब HTML फॉर्म्स के साथ अगर आप नॉर्मली मेथड लिखें तो मेथड के अंदर सिर्फ गेट और पोस्ट ही काम करते हैं, पर हम एक पैकेज यूज़ करेंगे मेथड ओवरराइड नाम से। हमारा npm के अंदर एक पैकेज होता है मेथड ओवरराइड, और ये क्या करता है, जो भी हमारे रिक्वेस्ट का मेथड होता है उसे ओवरराइड कर देता है। जैसे लेट्स सपोज हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम चाहते हैं इस फॉर्म से जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही हैं ये सारी की सारी डिलीट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाए, या हम चाहते हैं जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म से जा रही हैं ये सारी की सारी पुट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएं, या हमारे पैच रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएं। तो उसके लिए हम इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं मेथड ओवरराइड, जो क्या करेगा, इस मेथड को काट कर इसे ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड मतलब किसी चीज़ के ऊपर सुप्रीमेसी लेकर आना। तो ये क्या करेगा, हर जगह जहां भी पोस्ट होगा उस फॉर्म में उसको पैच के साथ, पैच रिक्वेस्ट के साथ रिप्लेस कर देगा। तो एक थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका होता है। तो HTML फॉर्म्स के थ्रू डायरेक्टली पैच रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, पर मेथड ओवरराइड को यूज़ करके भेज सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना चाहें तो npm पैकेज जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम सर्च कर लेंगे मेथड ओवरराइड, ये हमारा पैकेज है और इसका काम है टू ओवरराइड HTTP वर्ब्स।
lets you use HTTP verbs such as put or delete in places where the client doesn't support it. हमारा क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे क्लाइंट सर्वर के अंदर, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है. क्लाइंट वो होता है जो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर वो होता है जो रिस्पॉन्स भेजता है. अभी हम अपने सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं और जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स क्या हैं? वो हमारे क्लाइंट हैं. तो जो हमारे HTML फॉर्म्स हैं वो क्लाइंट है और वो ऐसे क्लाइंट हैं जो इन रिक्वेस्ट को नहीं भेज सकते. तो इसीलिए वहाँ पर मेथड ओवरराइड HTTP वर्ब्स को प्लेस करता है जहाँ पर क्लाइंट डजंट सपोर्ट इट. तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल मेथड ओवरराइड. तो यहाँ अपने सर्वर को बंद करते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं मेथड ओवरराइड को. और इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर हम अपना ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, विच इज़ यूजिंग क्वेरी वैल्यू, यानी क्वेरी ओवरराइड वाले तरीके को हम यूज़ करेंगे. इसको यूज़ करने के लिए हम अपने फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं? हम अपने फॉर्म के अंदर तो नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हैं. जैसे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो पोस्ट लिख दो, गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो गेट रिक्वेस्ट लिख दो. पर उसमें हम एक्शन के अंदर जहाँ पर भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में एक स्पेशल चीज़ लिखकर भेजते हैं, अंडरस्कोर मेथड इज इक्वल टू डिलीट. यानी हम चाहते हैं ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, इसका मेथड चेंज हो जाए और ये डिलीट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाए. अगर हमें पैच रिक्वेस्ट भेजनी है तो डिलीट की जगह पैच लिख दो, अगर हमें पुट रिक्वेस्ट भेजनी है तो डिलीट की जगह पुट लिख दो. तो जब भी हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो सबमिशन की रिक्वेस्ट जाएगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो फिर हमारी डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी. और हमें बैकएंड पे क्या करना होता है? बैकएंड पे हम सबसे पहले तो अपने मेथड ओवरराइड पैकेज को रिक्वायर करते हैं और रिक्वायर करके हम हर एक API रिक्वेस्ट के लिए app.use के अंदर जाकर मेथड ओवरराइड को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. यानी हम अपने एक्सप्रेस को, अपनी ऐप को बता रहे हैं कि मेथड ओवरराइड यूज हो रहा है और इसमें हर जो API है उसमें ट्रैक करना कि क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर अंडरस्कोर मेथड जैसा तो कुछ नहीं आएगा. हम चाहें तो अंडरस्कोर मेथड की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि अंडरस्कोर मेथड यूज कर लो, तो बाय कन्वेंशन हम वही यूज करेंगे. तो इस लाइन का काम होगा टू ओवरराइड विद पोस्ट हैविंग मेथड इज इक्वल टू डिलीट. तो जो भी मेथड हमारे पास लिख कर आएगा उसके साथ उसे ओवरराइड कर देगा. तो इस चीज़ को एक बार इंप्लीमेंट करते हैं. सबसे पहले तो अपने फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, edit.ejs के अंदर. ये जो सबमिट है ये किसे रिक्वेस्ट भेजेगा? फॉर्म के अंदर. अपना मेथड तो हम डिस्क्राइब कर देते हैं पोस्ट, पर एक्शन के अंदर जाकर हमें किसे रिक्वेस्ट भेजनी है? हमें इस पैच को रिक्वेस्ट भेजनी है. तो पैच का हमारा ये वाला पाथ होने वाला है /post/ यहाँ पर ID आनी चाहिए. तो ID के लिए हम लिख सकते हैं post.id और इसके साथ में हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क करके हम अपना ये लाइन लिख सकते हैं अंडरस्कोर मेथड. अभी तो ये डिलीट रिक्वेस्ट भेजेगा, पर हमें डिलीट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, हमें तो पैच रिक्वेस्ट भेजनी है. तो ये पैच के साथ मैच कर देगा. इसको कर लेते हैं सेव. तो फॉर्म के अंदर तो हमें इतना ही चेंज करना है. अब index.js के अंदर अपने पैकेज को रिक्वायर कर लेते हैं. तो पैकेज को रिक्वायर करने के लिए हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट मेथड ओवरराइड इज इक्वल टू रिक्वायर मेथड ओवरराइड. इसको कर लेते हैं सेव. अब ये जो मेथड ओवरराइड है जिसे हमने रिक्वायर किया है, इसे हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिख देंगे app.use मेथड ओवरराइड के अंदर अंडरस्कोर मेथड. इसको कर लेते हैं सेव. अब जैसे ही हमारा फॉर्म, यानी ये जो एडिट वाला फॉर्म है, ये वाला जो फॉर्म है, जैसे इसको सबमिट करेंगे अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, पर वो यूजिंग मेथड ओवरराइड चेंज हो जाएगी टू पैच रिक्वेस्ट. सर्वर को हम दोबारा से चाहें तो रीस्टार्ट कर सकते हैं. रीस्टार्ट कर लिया. अपने सबसे पहले तो ऑल पेजेस के ऊपर आ जाएंगे, इसे क्रॉस कर देते हैं, ऑल पेजेस पर आ जाते हैं. ये हमारे ऑल पोस्ट आ गए. इस पोस्ट को मुझे एडिट करना है, इस वाले को. इंटर्नशिप की जगह मैं लिखना चाहती हूँ प्लेसमेंट. इसको किया एडिट, सबमिट कर दिया. सबमिट किया तो अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है पैच रिक्वेस्ट वर्किंग. यानी हमारी ये वाली रिक्वेस्ट गई थी फॉर्म से, मेथड इसमें पैच हो गया और पैच रिक्वेस्ट अब काम कर रही है. इंटरनली क्या हुआ? अभी कंटेंट अनडिफाइंड आ रहा है. कंटेंट अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि एडिट वाले फॉर्म में हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया था, इसको हमने कुछ नाम ही नहीं दिया. इस टेक्स्ट एरिया को हमें एक नेम देना पड़ेगा और इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होने वाला है कंटेंट, क्योंकि अभी बैकएंड को पता ही नहीं कि आपने कुछ कंटेंट भी भेजा है, तो इसको हमने नेम दे दिया कंटेंट. इसको कर लेते हैं सेव एंड वापस से आ जाते हैं यहाँ पर. रिफ्रेश किया तो अभी क्या हुआ? चेंज हो गई है सारी चीज़ें. दोबारा से दिखाते हैं एक बार, या इनफैक्ट हम चाहें तो अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर सकते हैं. रीस्टार्ट किया, रिफ्रेश किया. अभी हमारा ये पोस्ट है, इसके अंदर एडिट करेंगे. एडिट में फर्स्ट इंटर्नशिप की जगह हम प्लेसमेंट लिखने वाले हैं. जैसे ही सबमिट किया, पैच रिक्वेस्ट वर्किंग.
और यहाँ पर हमारा कंटेंट चेंज हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट प्लेसमेंट। अब दोबारा से जब हम ऑल पोस्ट को रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिफ्रेश किया, तो इस बार क्या हुआ, हमारा चेंज यहाँ पर आ रहा है, पर हम चाहते हैं साथ में रीडायरेक्ट भी हो जाए। तो index.js के अंदर जहाँ पर हमारी पैच रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हम करना चाहते हैं। किस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, यहीं पर, ये जो हमारा स्लैश पोस्ट है, इसी के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब दोबारा से कर लेते हैं रिफ्रेश, इसे एडिट कर देते हैं, इसको कर देते हैं फर्स्ट प्लेसमेंट, सबमिट कर दिया तो ये चेंज हो गया टू फर्स्ट प्लेसमेंट। और इसको हम एडिट करना चाहते हैं आई लव डेल्टा, सबमिट किया तो ये चेंज हो गया टू आई लव डेल्टा। हम चाहे तो एक नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई अपना कॉलेज ने कुछ पोस्ट किया, लिव लाफ एंड कोड, तो इस तरीके से कुछ हमने पोस्ट किया, इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट किया तो ये हमारे पास यूज़र नेम आ गया, ये हमारे पास पोस्ट आ गया। अब कल को अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं, इसे करना चाहते हैं लिव लव लाफ, इस तरीके से कुछ कोड, तो हमारा क्या हुआ, कोड चेंज हो गया, हमारा कंटेंट चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारी एडिटिंग कंप्लीटली काम करती है। और बैकएंड पे हमने क्या किया है, बैकएंड पे जैसे ही एडिट को प्रेस कर रहे हैं, हमारे लिए फॉर्म खुल रहा है। फॉर्म में जैसे ही कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर हम इस लव को चाहें तो हटा सकते हैं, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं तो हमारे फॉर्म की हेल्प से मेथड ओवरराइड से पैच रिक्वेस्ट जा रही है, पैच रिक्वेस्ट चेंजेस कर रही है, और पैच रिक्वेस्ट चेंजेस करके फिर हमें रीडायरेक्ट कर रही है टू आवर ओरिजिनल पेज। रीडायरेक्ट करके अब जो नया डेटा चेंज हुआ था वो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से बैकएंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एपीआईज इंटरनली काम करती हैं। और ये जो रीडायरेक्ट होता है ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम करता है। ऐसा नहीं है रीडायरेक्ट में हमें 2 सेकंड 4 सेकंड लग रहे हैं, रीडायरेक्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली काम कर रहा है। प्लेसमेंट की जगह दोबारा इंटर्नशिप करना है तो दोबारा इंटर्नशिप कर लो, सबमिट कर दिया तो दोबारा इंटर्नशिप आ गया, और ये इंस्टेंटली हमारे लिए रीडायरेक्ट हो गया। तो अभी तक CRUD ऑपरेशंस में हमने क्रिएट का ऑपरेशन कर लिया, हमने रीड का ऑपरेशन कर लिया, हमने अपडेट का ऑपरेशन कर लिया। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बचता है यूजिंग आवर REST API विच इज द डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन करने के लिए हमें एक नया पाथ बनाना पड़ेगा, नया राउट बनाना पड़ेगा विच इज माई डिस्ट्रॉय राउट। अब डिलीट करने के लिए हमें अपना एक नए पाथ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी यूजिंग आर डिस्ट्रॉय राउट। इसके लिए हम डिलीट मेथड को यूज करेंगे। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे /post/id पर, और ये डिलीट कर देगा हमारे लिए एक स्पेसिफिक पोस्ट, यानी जिस भी पोस्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी ID पर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब सबसे पहले डिलीट करने के लिए हर पोस्ट के सामने हम एक डिलीट बटन दे देते हैं। डिलीट बटन कैसे देंगे, हमारा ये जो index.ejs वाला पेज है, इसमें जो भी हमारा डिव है, डिव के साथ हम एक डिलीट बटन देंगे। एक नेक्स्ट लाइन के बाद हर किसी के सामने एक बटन दे देते हैं डिलीट पोस्ट के लिए। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो हर पोस्ट के सामने एक डिलीट बटन आ गया। इनफैक्ट इसे चाहें तो हम नेक्स्ट लाइन पर भी दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश, तो हर पोस्ट के सामने एक डिलीट बटन आ गया। अभी इस डिलीट बटन को क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, इसके अंदर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि जैसे ये डिलीट बटन प्रेस हो, हमारे बैकएंड के अंदर एक रिक्वेस्ट जाए, किसे रिक्वेस्ट जाए, /post/id को, और वहां से डिलीट हो जाए चीज़ें। तो इस बटन से हम अपनी एक डिलीट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब बटन से तो डिलीट रिक्वेस्ट भेजने के लिए या तो बटन के ऊपर हमें इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, app.js कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो Axios से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या हम पैच से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पर वो थोड़े से बड़े बल्कि तरीके हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्म वाला तरीका यूज करेंगे। जैसे हम पैच रिक्वेस्ट भेजते थे वैसे ही अब हम अपनी डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो डिलीट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें एक फॉर्म के अंदर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस बटन को फॉर्म का बटन बना देते हैं। फॉर्म का बटन बनाने के लिए हम इसे इंटरनली एक फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। तो सिंपली क्या होगा, ये बटन हमारे फॉर्म के अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और फॉर्म के अंदर हम अपना मेथड लिख देते हैं पोस्ट, पर एक्शन में लिख देते हैं /post/id। ID के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं <% equal to post.id %, और एक क्वेरी स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे, _मेथड इज इक्वल टू, इसे हम कह देते हैं डिलीट मेथड। तो मेथड ओवरराइड वाला पूरा सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जब डिलीट पोस्ट को हम कॉल लगाएंगे तो इंटरनली डिलीट रिक्वेस्ट जाएगी इस URL के पास। को कर लेते हैं सेव, और index.js के अंदर क्या करेंगे, अपना डिलीट राउट बना देंगे app.delete, जिसके अंदर /post/id के पास रिक्वेस्ट आएगी। इसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स होगा, यहाँ से हम अपनी ID को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ID से हम अपना पोस्ट निकाल सकते हैं
कि हमें कौन से पोस्ट को डिलीट करना है, और यहाँ से हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे डिलीट सक्सेस, इस तरीके का कुछ अभी के लिए रिस्पॉन्स भेज देते हैं। अभी हमने एरे से एक्चुअली डिलीट नहीं किया, पर रिस्पॉन्स में हम भेज सकते हैं डिलीट सक्सेस। टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा चीज़ों को। ये हमारा फॉर्म का बटन हो गया, डिलीट पोस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आ गया डिलीट सक्सेस। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट सक्सेस। अब हमें एक्चुअली मेमोरी से उसे डिलीट करना है, तो अपनी आईडी वाले इस पोस्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट डॉट फिल्टर वाला ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉट फिल्टर वाला मेथड। पोस्ट डॉट फिल्टर क्या करेगा, हमारे लिए सारे के सारे वो पोस्ट फिल्टर करके लेकर आएगा जहां पर आईडी इज नॉट इक्वल टू पी डॉट आई डी, या जहां पर पोस्ट की आईडी हमारी इस आईडी के इक्वल नहीं है, वो सारे के सारे पोस्ट अलग से फिल्टर हो जाएंगे और वो अलग से हमारे पास एरे के अंदर आ जाएंगे, और उन्हें हम अपने पोस्ट वाले एरे के अंदर ही आकर स्टोर करवा लेंगे। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही डिलीट पोस्ट करेंगे, कैन नॉट एक्सेस पोस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो ये हमारा इस लाइन के ऊपर एक एरर आया है, लाइन नंबर 73। तो अच्छा, यहाँ पर पोस्ट को हमें इनिशियलाइज नहीं करना, हमारा जो पुराना पोस्ट वेरिएबल था उसी के एलिमेंट्स को फिल्टर करके हमें उसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, डिलीट पोस्ट किया, डिलीट सक्सेस। और अभी इंटरनली मेमोरी के अंदर भी डिलीट जो है वो सक्सेसफुल हो गया होगा, पर हम लास्ट में रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं टू दिस पोस्ट राउट। इसको लास्ट में रीडायरेक्ट करवा लेते हैं, सेव, वापस आ जाते हैं, रिफ्रेश। अब जैसे ही डिलीट पोस्ट करेंगे क्या हो गया, पोस्ट एक्चुअली डिलीट हो गया। कैसे डिलीट हो गया, जैसे ही हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया, वो क्योंकि एक फॉर्म का बटन है, फॉर्म ने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी हमारी डिलीट एपीआई को, तो पोस्ट वाली जो आईडी वाली हमारी एपीआई उसको रिक्वेस्ट गई। इस एपीआई ने क्या किया, एरे से एलिमेंट को फिल्टर कर दिया, फिल्टर आउट कर दिया, मतलब बाकी सारे पोस्ट को निकाल दिया और उस वाले पोस्ट को छोड़ दिया, उसे डिलीट कर दिया, और इसने एक नया एरे क्रिएट कर लिया। अब जब यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू स्लैश पोस्ट, तो ये जो हमारा नया फिल्टर्ड एरे है ये हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा है, जिसमें वो पुराना पोस्ट जिसे हमें डिलीट करना था वो नहीं है। अब यहाँ चाहें तो राहुल कुमार वाला पोस्ट भी हम डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो ये वाला पोस्ट भी हम डिलीट कर सकते हैं, फिर एक नया पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं, अपना कॉलेज, और इसके अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। सबमिट किया पोस्ट, तो हमारे लिए नया पोस्ट आ गया। तो इस तरीके से हम एक पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर पोस्ट के थ्रू हम काम कर रहे हैं। हम इन पोस्ट को डिटेल में देख सकते हैं, हम इन पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, हम इन पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, हम नए पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। अब आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पर तो हमने कोरा के पोस्ट का एग्जाम्पल लिया है, आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम के बेसिस पर ये पेज बना सकते हैं। इसमें बस एक फ़ोटो का ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड आ जाएगा कि हम एक फ़ोटो साथ में अपलोड कर सकते हैं, उसका कैप्शन अपलोड कर सकते हैं। हर जो पोस्ट है उसके अंदर एक फ़ोटो एक कैप्शन होगा और उसके साथ में हमारी ऊपर एक इंडिविजुअल आईडी आ जाएगी। हम चाहें तो कैप्शन को एडिट कर सकते हैं और हम चाहें तो उस कैप्शन को डिलीट भी कर सकते हैं, पूरे पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप बिल्ड कर सकते हैं। या फिर हम ट्विटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हम थ्रेड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो कॉमन एप्लीकेशंस है, जो हमारी सोशल मीडिया बेस्ड एप्लीकेशन है, जिनके ऊपर हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, वैसी सी एप्लीकेशन को हमें खुद से रेप्लिकेट करना है। और चाहे तो हम अपना ब्लॉग पेज भी बना सकते हैं जिसमें कोई यूजर नेम है जो पूरा अपना एक ब्लॉग लिख सकता है और फिर उस ब्लॉग के अंदर कुछ एडिट्स कर सकता है। तो इन रेस्टफुल एपीआईज को यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से एक प्लीज़ आपको कुछ ना कुछ करके देखना है। जब हम रेस्ट एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद लिख कर देखेंगे, तब हमें आइडिया होगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। इसके साथ साथ एक और एडिशनल चीज़ कि अभी तक हमने जैसे भी रेस्टफुल एपीआईज को इम्प्लीमेंट किया है, ये एक तरीका है रेस्टफुल एपीआईज को इम्प्लीमेंट करने का। हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीका है, थोड़ा सा आसान तरीका है, एंड हमने ट्विटर एपीआई का एग्जाम्पल देखा, ट्विटर एपीआईज भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। एंड जनरली काफ़ी सारी एपीआईज, इंस्टाग्राम का आप एग्जाम्पल ले लो, दूसरी एपीआईज का एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारी एपीआईज इसी से रेस्टफुल तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इस इम्प्लीमेंटेशन को एक बार खुद का कुछ बनाकर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम थ्रेड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और हमें क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अपने क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, रीड करने के लिए हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपडेट करने के लिए हमारी मर्जी, हम चाहे तो पुट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम चाहें तो पैच रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और फाइनली डिलीट या डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिलीट कह देते हैं इसे, डिलीट करने के लिए हम अपनी डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे।
तो इस सारी की सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें रेस्टफुल एपीआईज को क्रिएट करना है और उसे प्लीज बनाकर देखना है। रेस्टफुल एपीआईज हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट लगे, इंटिमिडेटिंग कॉन्सेप्ट लगे, बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट काफी आसान है, इसको इंप्लीमेंट करना काफी आसान है, तो इसको प्लीज जरूर करके दें। तो इसको एक बार एज अ होमवर्क प्रॉब्लम खुद से जरूर ट्राई करके देखना है, इंप्लीमेंट करके देखना है, तभी हम चीजों को एक्चुअली जाकर सीख रहे होंगे।